नमस्कार दोस्तों, मैं तेजिंदर वालिया अपने सभी देश विदेश के दर्शकों का स्वागत करता हूं। सभी को हमारी प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम। दर्शकों, जैसा आप जानते हैं कि हम आज फिर कई मुद्दों को लेकर आपसे चर्चा करने वाले हैं। आज का हमारा मेन विषय है अंबाला। अंबाला की संस्कृति। अंबाला की संस्कृति कैसी रही, अंबाला कब से बना, अंबाला में क्या क्या उतार चढ़ाव आए, और इसके अंदर अंबाला में कल्चरल एक्टिविटीज की बात करें, सांस्कृतिक गतिविधियों की बात करें, समय समय पर अंबाला ने क्या दौर देखा, कहां तक अंबाला के कई लोग, अगर हम बात करें बॉलीवुड में भी गए, अंबाला के लोग फिल्म इंडस्ट्री में भी नाम कमाया, स्टेज के ऊपर भी कलाकार बहुत बढ़िया निकले। ये सारी डिस्कशन करेंगे कि स्टेज कैसे लगनी शुरू हुई, रामलीला अंबाला में कब से शुरू हुई, पहले कृष्ण लीला भी यहाँ अंबाला में जो हुआ करती थी उसकी सारी हम डिस्कस करेंगे। मेरे साथ दो बहुत विद्वान लोग अंबाला के बैठे हुए हैं, मेरे साथी हैं, और मैं कोई पिछले अगर बात करूं 30-35 साल से इन दोनों को जानता हूं। ये भी मुझे अच्छी तरह जानते पहचानते हैं। कई प्रोग्राम अंबाला में, हरियाणा में, पंजाब में हमने आपस में मिलके भी किए, और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है मेरे साथ आज एक ऐसी शख्सियत है जो मल्टी म्यूजिक कंपनी के एमडी हैं, और उनका प्यार भरा नाम है पंकज छाबड़ा जी, जो अंबाला के जो कल्चरल एक्टिविटीज से जुड़े हुए हैं लोग, जो सांस्कृतिक में यहाँ पर गतिविधियां चला रहे हैं, उनमें पंकज छाबड़ा जी का नाम एक जाना पहचाना नाम है। पंकज जी, हम आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार वालिया जी। शुक्रिया। और मेरे साथ दूसरे हमारे पैनलिस्ट हैं प्रोफेसर सुशील शर्मा जी, जो खुद एक सूफी गायक हैं और जिन्होंने देश विदेश में कई जगह ये प्रोग्राम अपना दे चुके हैं और अंबाला का नाम बुलंद कर चुके हैं अपनी कला के जरिए। और ये देशमय कॉलेज अंबाला शहर में वह लेक्चरर हैं, और भी इनके बहुत कई कैसेट्स भी इनकी आ चुकी हैं। हम बातचीत करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। आप जल्दी से जल्दी हमारे साथ जुड़ें। लाइव ये हमारा प्रोग्राम चल रहा है, आप अपने कमेंट्स कर सकते हैं, अपने सुजेशन दे सकते हैं, आप हमें और नॉलेज दे सकते हैं कि अंबाला कैंट में या अंबाला शहर में ये कलाकार हैं, ये कलाकार रहे हैं, और ये कलाकार जैसे अच्छे जिन्होंने चाहे तबला वादक रहे हों, चाहे हारमोनियम पे प्ले करते रहे हों, चाहे रामलीला में कोई बढ़िया रोल करते रहे हों, कोई डायरेक्टर हो, हिंदी फिल्मों में भी कई अंबाला के आर्टिस्ट जा चुके हैं। ये सारी बातों पे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ सबसे पहले मैं पंकज छाबड़ा जी आपसे बातचीत करता हुआ। पंकज जी, आप बहुत समय से, हम आपको परमात्मा सुख रखे, पिछले 30-35 साल से मैं आप देख रहा हूँ, आपकी पर्सनैलिटी जैसे की वैसी है, बहुत बढ़िया। ये सब प्रभु इच्छा है, प्रभु की देन है जी, और आप भाई लोगों का आशीर्वाद है, प्रेम प्यार है, जो ऐसा ही स्वास्थ्य मुझे मिला है, और मेरी पर्सनैलिटी ऐसे ही चल रही है। पिछले लगभग 25 सालों से मेरे बहुत से मित्र मिलते हैं जी, यही मुझे कहते हैं कि आप 25 साल पहले थे, आज भी वैसे हो। तो ये सब अपने आप में खान पान पे थोड़ा ध्यान, और थोड़ा एक्सरसाइज, और थोड़ा बहुत खुश रहना, ये इसका एक मेन कारण है। बहुत बढ़िया। मैं सुशील जी आपसे बात करूं, प्रोफेसर साहब आपसे बात करता हुआ, जैसे इन्होंने कहा कि खान पान पर ध्यान रखना चाहिए। एक कलाकार को तो हमेशा ही खान पान पर ध्यान रखना चाहिए। जैसे आप तो गायक हो, गले का सुर का बहुत नाता रहा है नजदीक से, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? फिर हम आगे और चर्चा शुरू करेंगे जी। ये वालिया साहब, जो कलाकार होता है ना जी, अगर वो दिल से दिमाग से अपने आप को जवान नहीं समझेगा जी, तो उसकी कला भी कहीं ना कहीं मुरझा जाएगी। तो कलाकार को तो सदैव अपने आप को जवान ही समझना चाहिए। बात इसमें कला में कोई उम्र का पड़ाव नहीं होता जी। आपने देखा होगा कई ऐसे गजल गायक भी हैं जो 60 या 70 साल के हैं, लेकिन फिर भी उनकी गजलों में इतनी अदायगी है। क्योंकि देखिए, कलाकार अगर अपने आप को बुजुर्ग समझ लेगा, कलाकार अपने आप को एक बड़ी उसका समझ लेगा, या अपनी सोच को एक ऐसे उसमें ले जाएगा जहाँ पे कोई आगे क्रिएटिविटी या कलात्मक कोई अंग नहीं उसका रहेगा, तो कलाकार के लिए वैसे भी प्रोफेशन में बात जो है ना, इसको कमी आएगी। तो इसलिए कलाकार को तो हमेशा ही अपने आप को जवान समझना चाहिए। और जहाँ तक आपने छाबड़ा जी की बात की जी, अब मैं आपको बता दूं कि मैं और पंकज छाबड़ा जी इकट्ठे स्कूल में पढ़े हैं। अच्छा जी।
हम स्कूल टाइम से इकट्ठे पढ़े हैं, उसके बाद कॉलेज में इकट्ठे पढ़े हैं, और उसके बाद जो भी हमारी सांस्कृतिक गतिविधियों का कार्यक्रम बाल भवन से शुरू हुआ, वहां से सारा आगे आगे आपको बातचीत में पता चलेगा कि हमारा कितना पुराना, जैसे आपसे पुराना एसोसिएशन है जी, इनसे भी हमारा उतना ही पुराना एसोसिएशन है। नहीं, बहुत बढ़िया। पंकज जी को मैं भी काफी पुराना जानता हूँ। पंकज जी, हमारी शायद मुलाकात हुई थी जेपी मेहता जी के। बिल्कुल सही जी। जेपी मेहता जी ने, जो निफा क्लब के चेयरमैन हैं, जो मेरे एक आदर्श भी हैं, मेरे मार्गदर्शक भी हैं, और मेरे पिता तुल्य भी हैं, और एक बहुत ही अच्छे इंसान है, दिल के थोड़े से गुस्से वाले हैं, लेकिन दिल के बहुत अच्छे इंसान। हाँ। परमात्मा उनकी सेहत ठीक रखे, सेहत ठीक रहे। कोरोना काल में काफी कुछ ऐसा इफेक्टेड हो रहा है, उनसे भगवान बचाए, उनको लंबी उम्र दे, उनको अपना आशीर्वाद, उनका आशीर्वाद हमारे पे सदा बना रहे। तो पंकज जी, मैं जो बात कर रहा था शर्मा जी, पंकज जी से उस फंक्शन में मुलाकात हुई थी। उस वक्त निफा ने एक प्रोग्राम किया था, बहुत पुरानी बात है, अंबाला के बाल भवन के ऑडिटोरियम में, जो खुला ऑडिटोरियम था, उसमें आशा सिंह मस्ताना और सुरिंदर कौर को बुलाया हुआ था, गायक थे, और मेरे पास भी मैसेज पहुंचा था, मैं भी उसमें। तो उसमें पंकज जी ने, मैं अपने व्यूज को बताऊं, उस समय जितने भी आर्टिस्ट आए हुए थे सबको अपनी तरफ से पंकज जी ने गिफ्ट दिया था। बहुत बड़ी बात है। उस समय आप देख लीजिए कि हमारे भाई की उस वक्त उम्र क्या रही होगी। वो सन 97-98 की बात है जी, मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है, तो उसी का दौर था। 97-98 में मेहता साहब से मेरा बहुत प्यार रहा, आज भी है। ठीक उस समय वो मेरे से उनसे मुलाकात हुई, तो उस समय आप मेरे कार्यालय में आते जाते रहे। जी जी जी। तो काफी लोग, बेदी साहब थे, और भी कला मंच लोग, जोर सुशील शर्मा जी, अरविंद सूरी जी थे, और हमारे जो एक साथी जिनको हम सदा मिस करते हैं, जो नहीं रहे हमारे बीच में, श्री पी ओबराय जी, चंद्र प्रकाश ओबराय जी, हाँ, जो छोटे बाल भवन के जो बाल भवन के सीईओ तो नहीं थे, वो इंचार्ज थे, सीईओ से कम, हाँ, जो उनकी जो उनका रुतबा था एक सीईओ से ज्यादा था। वो छोटी उम्र में ही हमें छोड़ के चले गए। वो एक यादगार पर्सनालिटी, अंबाला की मन संचालन में एक जानी मानी हस्ती रही। तो काफी लोगों को उन्होंने मार्गदर्शन किया, स्टेज दिया। एक निष्ठावान व्यक्ति थे, ईमानदार, और एक बहुत ही अच्छे इंसान थे। मैं उनको हमेशा मिस करता हूँ, जब भी बाल भवन की तस्वीरें देखता हूँ ना, आप लोगों से मिलता हूँ, तो उनकी याद मेरे, आज भी मैं आपके पास जाता हूँ, उनका चेहरा मेरे दिमाग में अक्सर घूम जाता है। तो पंकज जी, मैं एक चीज आपसे शुरू हूँ कि आप, जैसे हमारे प्रोफेसर साहब ने बताया कि कॉलेज स्कूल टाइम से ही आपको इस गतिविधियों में, संस्कृति कार्यों में हिस्सा लेने का था, शौक था, तो आप थोड़ा सा अपनी बैकग्राउंड लाइफ के बारे में बताएंगे? स्कूल की लाइफ। मेरी स्कूलिंग जैन स्कूल से हुई जी। उसके बाद मैंने नॉन मेडिकल जैन कॉलेज से किया +2। उसके बाद किसी कारणवश मैं कुछ अपनी स्टडी कोर्सपोंडेंस मैंने ग्रेजुएशन करी, कोर्सपोंडेंस, उसके साथ ही मैंने बिजनेस शुरू कर दिया। मैं बहुत ही छोटी उम्र में जी, बिजनेस का कहते हैं ना, जिसे कहते हैं कीड़ा था जी, वो बहुत ही छोटी उम्र में मेरे में डेवलप हो गया। तो उसके बाद मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन मार्केटिंग मैनेजमेंट मैंने पढ़ी, ठीक, साथ साथ बिजनेस के साथ साथ। उसके बाद मैंने 2 कंपनीज भी बनाई। कुछ प्रॉब्लम्स होगी, वो अप एंड डाउन कहते हैं ना, ऑल ग्रेट मैन ऑल ग्रेट फेलियर्स जी। सक्सेस भी मिली, फेलियर्स भी मिली। सक्सेस और फेलियर दोनों का स्वाद मैंने छोटी उम्र में चख लिया, 26 साल की उम्र में, ठीक। तो उस दौरान जब मैं 20-21 साल की उम्र होगी मेरी, तो हमने यही आर्ट सेक्टर, हम आपके स्टूडियो में बैठे हैं, इसके बगल में ही स्कूल था, आरसी मेमोरियल पब्लिक स्कूल जी। वो जो मित्र, मेरी महिला मित्र थी वंदना जी, उनका था। अच्छा। तो वहां हमने एकेडमी चलाई जी। उससे पहले हम ओबराय साहब से मिले, बाल भवन जाते थे। तो मेरी उम्र होगी लगभग 23-24 बरस, 23 की बरस होगी जी। तो एकेडमी मल्टी रंग तरंग के नाम से, उसमें मल्टी रंग तरंग के नाम से जिस उम्र में लोग कारोबार शुरू करते हैं, एक जज्बा आ गया। महिला मित्री वंदना कालिया जी मुझे याद आ गया, यही रहती थी, बस आपके पीछे बगल में ही रहते थे। आज मैं आया तो मेरे को अपनी पुरानी याद ताजा हो गई। तो उनके साथ वो स्कूल था, वो उसमें एकेडमी चलाई, 2-3 शो के रहे। पहला शो था मल्टी इंताक्षरी। अच्छा। उसमें काफी शो हुआ, बेदी साहब ने मेरे बारे में लिखा। सिटी मीडिया शायद या कोई और खबर थी, नई शुरू हुई थी। तो शो थोड़ा सा अच्छा नहीं हुआ। पहला कहते ना, पहले प्रयास था, दैनिक संध्या थी शायद, दैनिक संध्या थी, मुझे अखबार का नाम शायद याद, दैनिक संध्या। तो उस अखबार में शो भी अच्छा, इतना अच्छा ऑर्गेनाइज नहीं कर पाया, कहते पहला प्रयास था। कभी भी पहले प्रयास में ऐसा हो जाता है। तो अखबार वालों ने लिखा कि कुल मिला के एक नई शुरुआत है। हालांकि शो में काफी सारी कमियां थी, लेकिन फिर भी कुल मिला के ये अंबाला के लिए एक नई शुरुआत थी। शायद वो दौर एक नई शुरुआत था। मुझे बहुत सारे लोग मिले, सुशील जी मिले, तजिंदर वालिया जी मिले,
आप लोग मिले, उसके बाद मेहता साहब मिले, उसके बाद बेदी जी मिले, अनिल दत्ता जी से मेरा तकल्लुफ हुआ। तो वो एक दौर चल पड़ा। बाल भवन का एक ऐसा स्टेज था, एक ऐसा मंच था। हाँ, रमेश कुबली जी का नाम, जो एक डांस के बहुत ही माहिर थे, और रमेश कुबली और उनका एक साथी था लक्की गुलाटी, ब्रेक डांस किया करते थे। उनका ब्रेक डांस अंबाला में इतना फेमस था, जो एक अब तो वो काफी लोगों से हमारे यहाँ के ही हैं, कैसेट इंडस्ट्री से जुड़े, काफी उन्होंने कैसेट डायरेक्ट करी। लेकिन जो शोहरत, जो उनको रुतबा बाल भवन की स्टेज ने दिया, बाल भवन उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट था। बाल भवन हमारे लिए एक मंच था बहुत बड़ा। एक चीज पंकज जी मैं और आपसे करना चाहूंगा, जैसे आपने रमेश कुबली, जो बाद में कुबली सर के नाम से मशहूर हुआ था, हमारा छोटा भाई, और अब भी वो कई कैसेट्स वगैरह में लगे हुए हैं। और बाल भवन की स्टेज की बात करें, शर्मा जी, हमने वो दौर देखा है बाल भवन का जब बनना था बाल भवन। उस वक्त मैं भी कॉलेज में था, बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ। धोसीवाल साहब डिप्टी कमिश्नर थे अंबाला के लोगों की, जो हमारे साथी बच्चे ये अगर प्रोग्राम देख रहे हैं उनकी जानकारी के लिए वो कॉपी पेन उठाकर नोट कर सकते हैं मेरी बात। धोसीवाल अंबाला के डिप्टी कमिश्नर थे और रमिंद्रा जाखू उस वक्त एसडीएम थे अंबाला में। और ये प्रोग्राम बना के भाई यहाँ कल्चरल एक्टिविटीज का कोई वो नहीं है और कुछ होना चाहिए। बाल भवन के अंदर जब इसका नींव पत्थर रखा, धोसीवाल साहब ने, डिप्टी कमिश्नर ने आप तसला अपने सर पे उठाया था और हम उनके साथ थे। एनएसएस का कैंप यहाँ लगा था हमारा, कि आप उस वक्त ये एक टिब्बा था, जैसे उबड़ खाबड़ जगह थी बाल भवन की, तो वो टिब्बे को तोड़ के तो डीसी साहब ने सबसे पहले वहां कसी और तसला चलाया था और हम लोग उनके साथ थे। फिर ये जो है रंगशाला आर्ट्स बनी थी और रंगशाला आर्ट्स ने बहुत लोगों का मनोरंजन करवाया, बहुत वहां पे प्रोग्राम होते, जैसे आपने बताया कई नाइट्स हुई वहां पे। रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ मिलके भी हमने वहां बहुत प्रोग्राम कराए। पंकज जी, कोई याद है आपको एक दो प्रोग्राम के बारे में बताएंगे? हाँ, मल्टी कार्निवल, मल्टी निफा की तरफ से भी काफी शो हुए। निफा के साथ मिलकर जेपी मेहता जी की, जो जेपी मेहता जिसके चेयरमैन है, उनके साथ मिलके भी मैंने 2-3 शो किए जी, ठीक है ना, जिसमें 1-2 फंक्शन में हमारे बीके पानीग्राही भी, ओबराय जी के समय पहले, हमने वो दौर देखा जब बैरिकेड लाके उस रंगशाला में पब्लिक को रोकना पड़ा। लाठी पब्लिक का वो झुकाव था कि पब्लिक को, पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। और हमारे प्रोग्राम में अगर सीटी ना बजे या पब्लिक का होदड़ंग ना हो, सक्सेसफुली माना जाता था। जी जी जी। जो आज की जनरेशन, ये मैं बात कर रहा हूँ 95, 96, 98 के आसपास की बात है, 95 और 2000 के दौर की बात कर रहा हूँ। उस दौर में जो एक सुनहरा दौर था हमारा, आप थे, बेदी साहब थे, ओबराय साहब थे, मेहता जी थे, काफी लोग जुड़े हुए थे, अनिल दत्ता जी भी थे, काफी लोगों का एक ग्रुप था। लेकिन किसी वजह से उसमें एक सुदेश मैडम थी हमारी, जो हर एक उसमें रोल कोई भी हमने प्ले कराना या कुछ, सुरेखा मैडम भी थी। सुरेखा तो कथक नृत्य में आ गई थी। मैंने जो 5-6 प्ले मेन यहाँ करवाए पंकज जी, उसके अंदर सुरेखा ने भी रोल किया। उसके अंदर सुदेश मैडम गवर्नमेंट स्कूल के अंदर वो टीचर थे, बॉब कट थे उस वक्त, बहुत अपने टाइम में स्मार्ट थी। और बहुत से आर्टिस्ट थे जिन्होंने, आपने बताया पानीग्राही जी को सबसे पहले हम तीनों ही, क्योंकि पानीग्राही जी आज हमारे बीच में नहीं है, वो यहाँ पे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर भी थे, फिर डिप्टी कमिश्नर भी यहाँ पे बने। उनकी वो डेथ हो चुकी है, उनकी कंट्रीब्यूशन को भूला नहीं जाता। उनकी कंट्रीब्यूशन बहुत अंबाला में रही और हम उनको श्रद्धांजलि भेंट करते हैं। उसके बाद वालिया साहब रमिंदर जाखू जी ने, जो कि खुद ही कला प्रेमी थे, उन्होंने काफी शो भी किए अंबाला में, एक अच्छे शायर भी हैं वो, ठीक है। उनका सहयोग भी अंबाला की संस्कृति को पनपने में बहुत रहा। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। रमिंदर जाखू हम प्यार से उनको डॉक्टर साहब कह देते थे। वो कहते भाई मैं डॉक्टर नहीं हूँ। एक बहुत कुशल एडमिनिस्ट्रेटर थे वो, अंबाला में एसडीएम भी रहे। उनका ये कहना है, जाखू साहब, अब भी जब कई बार बात होती है, वो पंचकुला के अंदर उन्होंने अपनी कोठी है उनकी, वो अंबाला में जब एसडीएम थे, कहते मेरी शादी हुई थी। अंबाला में जब एडीसी थे, उनके बड़ा बेटा हुआ था। अंबाला में जब डीसी बन गए, उनका दूसरा बेटा हुआ था। कहते अंबाला तो मेरे लिए बहुत लकी रहा है। और सबसे बड़ी बात, वो मुशायरे के, आप भी बहुत अच्छे शायर हैं उर्दू के, और उन्होंने अंबाला में कई, जैसे अंबाला कैंट में मुशायरा हुआ करता था, इंडो पाक मुशायरा,
ठीक वो बीच में बंद भी हो गया था, जो जाकू साहब ने दोबारा शुरू किया था, लेकिन अब कई कारणों से शायद वो नहीं हो पा रहा कई सालों से। और जाकू साहब के नाम एक और गिनीज बुक में नाम लिखा हुआ, वो मैं थोड़ा सा बता दूं कि उन्होंने 355 कन्याओं की इकट्ठी शादी की थी। यस बिल्कुल, वो कैंट में, अंबाला कैंट में वार हीरो स्टेडियम के अंदर सामूहिक विवाह का उन्होंने किया था, जिसके अंदर हाथी, घोड़े, ऊंट, ये सभी के ऊपर अलग अलग तरह से बरातें आई थी। और 355 लोगों की शादी, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जाति, सभी धर्मों के लोगों की उन्होंने शादी करवाई थी। ये एक बहुत अंबाला में ऐतिहासिक हुआ था कार्य। इसके बारे शर्मा जी आप बताएंगे, फिर पंकज जी से बात करें। देखिए वाले जी, मुझे आज भी याद है उसका जो सामूहिक विवाह हुआ था ना, उसका प्रशंसा पत्र यानी कि उसका सर्टिफिकेट आज भी मेरे पास घर में है। बिल्कुल बिल्कुल। हमने वहां पे उस विवाह, उस समय मुझे उस समय याद है कि उस समय एक हरियाणा पुलिस का ने ऑर्केस्ट्रा बनाया था। मुझे याद है कि एसपी केपी सिंह हुआ करते थे जी, एसपी केपी सिंह साहब, उसके बाद बीएस संधू साहब आए, तो एसपी केपी सिंह साहब ने हरियाणा पुलिस का एक ऑर्केस्ट्रा का गठन किया था, यानी कि कुछ कलाकारों को उसमें भर्ती भी किया था। फिर वो पुलिस में भी कई कलाकार गए। लेकिन मुझे आज तक याद है कि उस कार्यक्रम में, सामूहिक व्यवस्था में, हमने अपनी ऑर्केस्ट्रा की यानी कि सांस्कृतिक प्रस्तुति हमने उस प्रोग्राम में अपनी दी थी, और उसका प्रशंसा पत्र आज भी मेरे पास है, जो रेड क्रॉस की तरफ से या उसमें डीजी साहब के साइन थे उसकी तरफ से हमें दिया गया था। और एक मुझे फंक्शन और याद है, जहां तक आपने बालबन की रंगशाला का बात किया जी, तो रंगशाला मुझे याद है कि उस्ताद गुलाम अली साहब का गजल नाइट हुई थी। मुझे लगता है शायद एक ही बार अंबाला में आए हैं वो, और शायद एक ही बार वो रंगशाला में उन्होंने अपना कार्यक्रम दिया लाइव, वो हमने अपनी आंखों से देखा था। उस कार्यक्रम में, जिस कारण आप बात कर रहे हो, कि उस कारणों के बाहर लोगों की भीड़ को रोकने के लिए, यानी कि जब गुलाम अली साहब आए थे, इतने यानी कि ऑडियंस आ गई थी, इतने लोग आ गए थे कि उसको यानी कि संभालना मुश्किल हो गया था, क्योंकि उस समय एक ही ये मंच हुआ करता था। और आज भी मेरे ख्याल अंबाला शहर में तो आज भी एक ही मंच है। मुझे लगता है कोई ऐसा ओपन मंच कोई और है, क्योंकि एक रंगशाला हुआ करती थी जहाँ पे सारे कार्यक्रम हुआ करते थे, और बड़े से बड़ा कार्यक्रम। मुझे एक और कार्यक्रम याद है, जैसे आपने जिक्र से छेड़ा, शायद उसमें हम लोग सारे हम तो रहे इन्वॉल्व। जी जी, एक बाहर के देशों से कुछ कल्चर बाहर से आए थे, जाकू साहब के समय था वो सारा एक स्वर्णिम दौर था। 3 दिन का प्रोग्राम, मतलब हम इंतजार करते थे कि बालबन में कब लाइव प्रोग्राम हो, और वो लाइव प्रोग्राम को हम वालिया साहब बहुत मिस करते हैं। सालों बीत गए, हमने कोई अंबाला में लाइव प्रोग्राम। और शर्मा जी, जैसे पुरानी यादें ताजे हों, मैं आपको बताऊं, सुषमा स्वराज जो अंबाला की बेटी, जो इतना बड़ा रुतबा जिनका रहा, सुषमा स्वराज एजुकेशन मिनिस्टर थी हरियाणा की। उस समय की मैं बात बता रहा हूँ, याद आ गया। बाल भवन में वो चीफ गेस्ट बन के आई। रतन सिंह ढिल्लों जो कैंट के पंजाबी लेक्चरर भी रहे, आजकल ट्रिब्यून ग्रुप से जुड़े हुए हैं, उनके साथ मिलके हम सभी ने, मेहता जी थे, हमने 3 दिन का कंटिन्यू हम 1 एक्ट प्ले कंपटीशन करवाया करते थे, और फोक डांस कंपटीशन करवाते थे। बुद्धराम जी थे, आप थे, बलजीत भाजी अंबाला कैंट वाला, भंगड़े वाला था लड़का, ये सारे ग्रुप था। तो उसमें सुषमा स्वराज चीफ गेस्ट थी। उस वक्त वो 51,000 रुपए बाल भवन को देके गए थे। एक बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात है। और इस तरह के प्रोग्राम बहुत चट्ठा साहब, मुझे अभी तक याद है, एक बार प्रोग्राम किया, हर महेंद्र सिंह चट्ठा, जिनको पानी वाला बाबा बोलते हैं, स्पीकर भी रहे हरियाणा के, वो चीफ गेस्ट थे। वो भी देख के हैरान थे कि भाई अंबाला के अंदर इतनी सांस्कृतिक गतिविधियां, इतना कुछ। लेकिन अब शायद उस पर कुछ तो कोरोना की वजह से कह लो। एक चीज मैं दोनों भाइयों से पूछूंगा कि जो दौर वो था, हमारे से पहले भी दौर था, अगर हम उसकी बात करें, जोराबाई अंबाले वाली, जो जाके जिसने बॉम्बे के अंदर बहुत फिल्म इंडस्ट्री में जिसने सबसे पहले ठुमरी या ये चीज का प्रचलन शुरू किया, अंबाले की थी। इसी तरह आपके लेटेस्ट हम बात करें, ये प्रियंका चोपड़ा, या उसकी सिस्टर का क्या नाम है, पवन चोपड़ा जी हमारे खास यार दोस्त हैं। ऐसे ही वो भी प्रोग्राम में हमारे साथ कई बार इकट्ठे हमने प्रोग्राम भी दिए। हाँ, ये कहना पड़ेगा, पवन चोपड़ा की आवाज भी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा गाने, वो बहुत अच्छा जी, वो अंबाला के डायमंड। हाँ, और पनीति चोपड़ा अंबाला के जो कैंट स्कूल है, आर्मी का स्कूल, उसमें पढ़ा करती थी। कई बार मुझे अपने हाथों से उसको, बच्ची को हमने प्राइज भी दिया कि फर्स्ट प्राइज आया है। शुरू से ही वो टैलेंटेड थी बच्चा। पवन चोपड़ा जी से शुरू से ही उनके अंदर एक कला अलग
वो अपनी कला को पूरी तरह से निखार नहीं पाए या उस बुलंदी को नहीं पहुंचा पाए, लेकिन जो उनकी बेटी ने उनके सारे सपने पूरे कर दिए। हाँ, वो तो कहते हैं, अब भी कहते हैं कि भलिया के तो कहते हैं ना, मेहनत कभी कभी बेकार नहीं जाती, फल देती है, तो उनको फल तो उसका अपनी तपस्या का मिला है। एक दूसरा और नाम, जैसे पवन चोपड़ा जी का हमने बात की, अंबाला कैंट के गजल गायक थे विनोद सहगल। हाँ जी, हाँ जी, जिन्होंने गुड़ नालों इश्क हैं, चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चरखा चले, ये सारे गाने उन्होंने बहुत बढ़िया। ऐसा है, हमने उनको लाइव शो में, अब मुझे शो का नाम याद नहीं है, हमने उनको लाइव शो में गवाया है और उन्होंने हमारी को सेवा प्रदान की। कई प्रोग्राम में आए हैं। अब वो थोड़ा सा आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है और संस्कृति मंच भी को अच्छा नहीं है इस समय। लेकिन अब जो डिजिटलाइज जमाना आ गया है और जो टेक्नोलॉजी हाईटेक हो चुकी है, हम सबको इकट्ठा होकर इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए। बहुत बड़ी बात है। शर्मा जी, मैं आपकी तरफ आता हुआ एक दोनों को मैं एक और बात बताऊं अपने व्यूअर्स को। वरिंदर जो बहुत बड़ा नाम हुआ है पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में, धर्मिंदर के जो रिलेटिव थे, उनका सरपंच पिक्चर उन्होंने बनाया, सरपंच थी फिल्म का नाम। उसमें एक गाना था गुड़ नालो इश्क। वो जो 8 लाइनें थी वो मेरी ही लिखी हुई थी। तो उसके अंदर डिस्प्यूट हो गया कि बगैर जैसे नहीं, हमें भी नहीं इतना पता था। तो पंकज जी, मैं शॉर्ट में लेते हो, भाग सिंह जी एक पंजाबी इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम हुआ है। सरदार भाग सिंह जो डायरेक्टर रहे हैं, जिन्होंने पंजाबी फिल्म सबसे पहले कदे तुपते कदे छां उन्होंने डायरेक्ट की थी। तो उन्होंने बैठा के मेरा कंप्रोमाइज, ये विनोद सहगल जी थे, वरिंदर जी थे, इनके सारों के साथ बैठा के उस वक्त मुझे 1100 रुपए दवाए थे कि भाई ये जो लाइनें लिखी हुई हैं, चलो बात छोटी सी होती है लेकिन कई बार। और विनोद सहगल जी बहुत बढ़िया आर्टिस्ट अम्बाला के हैं। और एक इसी तरह बात करें ज्ञान चौरसिया जी, जो तबले के ऊपर तबले के माहिर थे, उनके बारे में आप कुछ बात करेंगे? देखिए वाले जी, मुझे आपने पुरानी बातें शेयर दिया तो मेरे जहन में वो सारी पिक्चर जो है ना, जैसे एक पिक्चर रिवाइंड होती है ना जी, मुझे वो समय जो था ना, समय तो ये भी अच्छा है लेकिन कई बार ये होता है कि कुछ वो स्वर्ण काल था, जैसे हम कहते थे ना कि वो हमारा एक गोल्डन पीरियड था। गोल्डन पीरियड, समय तो सब अच्छे होते हैं लेकिन उस समय जो है ना कला की कदर, इस सब जैसे लाइव प्रोग्राम, देखिए कलाकार जो होता है ना, जब तक तो उसका लाइव, आजकल जमाना आ गया डिजिटल का, जी, वो क्या हो गया कि अपनी रिकॉर्डिंग की, उस पर डाल दी, उसको सुनते रहो। लेकिन जो लाइव परफॉर्मेंस की अपनी एक वो है ना, लाइव परफॉर्मेंस में कलाकार की उसको पता भी चलता है कलाकार के अंदर कितनी अपनी काबिलियत है, क्योंकि लाइव प्रोग्राम देना सबसे मुश्किल होता है वाले साहब, उसमें कोई रीटेक नहीं होता। स्टूडियो में जाके हम 10 बार रीटेक कर लेंगे, गाना रिकॉर्ड कर लेंगे, लेकिन लाइव प्रोग्राम में अगर कोई सॉन्ग गाता है या अगर कोई अपनी परफॉर्मेंस देता है या थिएटर करता है तो उसके पास एक ही चांस होता है। एक चांस में उसने अच्छा भी करना है, उसने कैसी परफॉर्मेंस देनी है, उसके पास एक ही चांस है। तो लाइव प्रोग्राम का जो दौर था, और जहां तक आपने अम्बाला की बात की, मैं अम्बाला के आर्टिस्टों की तरफ आता हूँ। देखिए वाले साहब, अम्बाला जो है हर महीने में सदा ही समृद्ध रहा है। बिल्कुल, चाहे वो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देख लीजिए, चाहे वो सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देख लीजिए, चाहे वो सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में देख लीजिए जी। और जहां तक आपने जोराबाई जी की बात की, जोराबाई जी अम्बाले वाली का नाम पूरे हिंदुस्तान में मशहूर था। और एक और मैं आपको गहराई की बात बताता हूँ, ये जो अम्बाला में हम देखते हैं ना, अम्बाला में जैसे अलग अलग हाउस है, मनाली हाउस है, शहजादपुर हाउस है, 5 हाउस से जींद हाउस है, हाँ जी। और एक हमारे आपने देखा होगा पटियाला हाउस है, पटियाला हाउस है, एक नान हाउस है। हाँ, तो ये हाउस क्यों थे? ये जो उस क्षेत्र के जो राजा होते थे ना, उन्होंने अपने, वो सारे राजा अम्बाला में इकट्ठे होते थे। किस लिए इकट्ठे होते थे? अपनी सांस्कृतिक तृप्ति करने के लिए, अपनी सांस्कृतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए। क्योंकि ये जो ऐसा गढ़ था, सभी लोग अपने इंटीरियर से, जैसे कहते हैं दूर दराज के क्षेत्रों से एक जगह इकट्ठे होते थे और यहाँ पे बड़े बड़े मेले लगते थे, बड़े बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ करते थे। आज भी मुझे याद है वो जगह, हमारे आपने देखा होगा कि माता अंबिका देवी मंदिर के पीछे एक टीला है। बिल्कुल बिल्कुल, उस टीले के ऊपर स्टेज है बना हुआ, आज भी उसके अवशेष है। वो तोड़ दिया, लेकिन उस जगह पे सारे कार्यक्रम हुआ करते थे, ऐसे हमारे बुजुर्ग बताते हैं। तो इतनी यानी कि एक समृद्ध विरासत अम्बाले की है, लेकिन उसको संभालने में कहाँ कुछ कमी रह गई, ये देख के वाले ऐसा बड़ा दुख होता है। शर्मा जी, जैसे आपने बात की, वो फिर दुखदी रग पे आपने हाथ रखा। कृष्णपुरी मंदिर अम्बाला का जो मेन मंदिर है, रामबाग मंदिर जिसको हम बोलते हैं, वहां पे एक गोल चबूतरा स्टेज बनी हुई थी। बिल्कुल बनी हुई थी। और उसको जब तोड़ने लगे हमने बहुत कहा भी, लेकिन वहां पे क्योंकि 2 ग्रुप थे,
उनका आपस में कोर्ट डिस्प्यूट में केस था हिंदू महासभा वालों हाँ, का। लेकिन उन्होंने वो डिस्ट्रॉय कर दी, तोड़ दिया वो स्टेज, और उसके ऊपर कृष्ण लीला हुआ करती थी। हमारे बुजुर्ग बताते हैं, हमारे फोर फादर जो थे वो बताते हैं, ट्रस्टी थे वो उस वक्त वहां पे, हमारी कलाल माजरी के कई लोग। उसके बाद आप देखिए कि वही ट्रेंड चलता रहा, और बावन भगवान का उत्सव चलने लगा अम्बाला में, 150-200 साल पुराना, तो ये भी इतिहास है। जी। उससे पहले आपस में कोई इतना वो नहीं था, और कृष्ण लीला हुआ करती थी अम्बाला में, जो वृंदावन से और बहुत दूर दूर से कलाकार आकर करते थे। और रानी दया कौर के समय, जैसे आपने बताया 5 हाउस अलग अलग बने हुए थे, और कला संस्कृति के तौर पे भी वहां पे प्रोग्राम हुआ करते थे। और ये एक साझा मंच था जो कृष्णपुरी बाबा का ग्राउंड, जिसे हम दशहरा ग्राउंड कह देते हैं, क्योंकि ये शहर के बिल्कुल बाहर पड़ता था। यहाँ पे ये सारे कार्यक्रम हुआ करते थे इस तरह की। अब हम अगर दूसरी तरह आए 1947 के बाद समय बदलता गया, और हमारे कई डिप्टी कमिश्नर, जो हम अपने टाइम की बात करें, बहुत बढ़िया आए। जैसे हमने जाकू साहब का नाम लिया, हमारे नवराज संधू डिप्टी कमिश्नर यहाँ आई थी, जो एसडीएम भी थे, जो उन्होंने भी कल्चरल एक्टिविटीज का बहुत, उन्होंने भी बाल भवन के अंदर भी और पार्क के अंदर भी उन्होंने बैसाखी मेला शुरू करवाया था, और रेड क्रॉस फेयर शुरू करवा दिया था, और बहुत कल्चरल एक्टिविटीज हुआ करती थी। ऐसे ही एक और डिप्टी कमिश्नर का मैं नाम लूं, 2 और डिप्टी कमिश्नर जो मेरे जहन में आते हैं, उनके बगैर भी ये प्रोग्राम अधूरा होगा अगर उनका नाम नहीं लेंगे। महेंद्र कुमार जी, उन्होंने भी बहुत अच्छा अम्बाला में, वो जीएम रोडवेज भी रहे, एसडीएम भी रहे, एडीसी भी रहे, उसके बाद यहाँ अम्बाला के कमिश्नर भी रहे। मेरे ख्याल लांगियन साहब है, नहीं, लांगियन साहब लांगियन साहब उनके बाद है। और एक और नाम डिप्टी कमिश्नर का था रामनिवास, जो खुद जिन्होंने अपने घर पे ही बाजा रखा हुआ था, और खुद कलाकार थे, और रागनी बहुत अच्छी, हरियाणवी रागनी बहुत बढ़िया वो गाते थे, जो आज हमारे बीच नहीं है। हम उन्हें भी श्रद्धा के फूल भेंट करते हैं। तो इनके बारे कुछ आप कहेंगे, बताएंगे कुछ? मुझे वालिया साहब, आपने जहाँ तक पुराना जिक्र छेड़ा, मुझे आज वो वक्त याद आ गया जब रामनिवास यहाँ पे डीसी हुआ करते थे जी। तो उस समय जो, यानी कि हमारे 15 अगस्त और 26 जनवरी का जो कार्यक्रम हुआ करता था, मैं उस समय डीएवी पब्लिक स्कूल अम्बाला में म्यूजिक टीचर था। हाँ, तो प्रिंसिपल नागरथ के, प्रिंसिपल मैडम रीना नागरथ, हाँ, तो उस समय उन्होंने भी कल्चरल एक्टिविटीज में बहुत अच्छा योगदान दिया। रीना नागरथ कल्चर को संभालने के लिए मुझे आज तक याद है, जी साहब की बात पे मैं बाद में आता हूँ। मैडम रीना नागरथ ने अपने स्कूल में एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में 3 दिन का यूथ फेस्टिवल पूरे नॉर्थ जोन का करवाना, जिसमें पूरे नॉर्थ से टीमें आती थी। भले साहब, ये बहुत बड़ी यानी कि यूथ फेस्टिवल। शर्मा जी, मैं फिर आपकी बात, पंकज जी जो ये बता रहे हैं, उन्होंने 2 बार ये कराया है, 2 बार अभी तक, और दोनों बार मैं जजमेंट पे था, डांस की, मुझे याद है। हाँ। तो ये जो चीज था ना, उस समय ऐसा दौर था, कुछ ऐसे लोग थे कि जो वाकई ही कला के लिए समर्पित थे, और निष्काम भाव से, बिना अपने फायदे के। जी। देखिए, कोई भी कला जब पनपती है, जब उसके साथ कोई ऐसे, जैसे कहते हैं ना कि निस्वार्थ लोग जुड़े, जो अपने जेब से भी पैसा लगाने वाले हों। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन आजकल दौर थोड़ा उल्टा हो गया है, भी कहाँ से कितना मिल जाए। तो पंकज जी, इसके बारे में आप कहते हैं? नहीं, दौर तो उल्टा हो गया है, थोड़ा सा मैं सहमत हूँ। हर क्षेत्र में हर तरह के लोग होते हैं। तो कला के क्षेत्र भी मुझे बहुत सारे लोग मिले, बहुत सारे लोगों ने सहयोग किया, बहुत सारा, मैंने कला से मेरा लगाव तो बचपन से ही रहा, ड्राइंग करता रहा मैं। जब बालबनो ब्राय साहब से ना कंपटीशन हुआ करता था 14 नवंबर को, हाँ, तो 5-6 हफ्ता पूरा चलता था। तो ड्राइंग कंपटीशन होता था, डांसिंग कंपटीशन होता था 14 नवंबर को, उसमें मैं ड्राइंग कंपटीशन में जाता था। फिर मैं शाम को ड्राइंग सीखने चला जाता था, वहीं से मेरा संपर्क हुआ, एक लंबा दौर रहा। अब किस विषय में बात करते हैं, मैं सुरा टोक रहा हूँ। ये जो कल्चरल एक्टिविटीज हमारे समय में, हाँ, जो प्रशासन था वो भी पूरा सहयोग देता था। हाँ, प्रशासन का सहयोग तो अब भी है, लेकिन एक कोई अच्छा मंच नहीं है। आपस में सब जो कला से पुराने जुड़े हुए लोग हैं, वो अलग अलग हो चुके हैं। उसमें मैं पंकज जी आपकी बात को बीच में थोड़ा सा रोके, आप अपनी बात पूरी करना, कि जो पुराना दौर था, हमारे से भी पुराना दौर था, या हमारे दौर तक की अगर हम बात करें, हम इतने कमर्शियल नहीं हुए थे, एमच्योर थे कि भाई ठीक है, लोगों के लिए कुछ करेंगे। जो पैसे भी इकट्ठे होते थे, लोग देते भी थे, हम वही सारा लगा देते थे। अब पहले ये पूछते हैं कलाकार भी वहां से मिलेगा क्या? मैंने वाले सब वही, प्रोफेशनलिज्म ज्यादा आ गया। ये भी एक विषय, दूसरी विषय कोऑर्डिनेशन की कमी है। उस समय के नाम में कुछ गिनाता हूँ, आप हैं, हम हैं, सुशील जी हैं, विनोद जी, विनोद जो आज यात्रा करते वो हुआ करते थे, वो ब्राय जी नहीं रहे, अशोक ठाकुर हुआ करते, मेहता जी थे, अरविंद सूरी जी थे, बिट्टू महंत जी थे, वो रमेश कुबली जी थे,
ठीक है ना, काफी हमारे से बात की ये जनरेशन तो काफी सारे ये लोग जुड़े हुए थे। अब अनिल दत्ता जी का भी योगदान को नहीं भूला जा सकता। नहीं, ठीक है ना। अनिल दत्ता जी, एक जेबी थापर जी थे, अब पता नहीं वो कहाँ है, अम्बाला कैंट के, वो पता नहीं कहाँ है, उन्होंने काफी कलाकारों को मंच दिया। तो इसलिए उस समय के लोग थे वो थोड़े से प्रोफेशनल नहीं थे, थोड़ा सा अपना, आज की डेट में लोग कमर्शियलाइज ज्यादा हो गए, समय नहीं है लोगों के पास। हालांकि टेक्नोलॉजी हाईटेक हो चुकी है, प्रोग्राम करना, उसको पब्लिकेट करना इतना मुश्किल नहीं है जो उस समय मुश्किल हुआ करता था। हम घर घर जाके कार्ड बांटा करते थे, बहुत लोगों के पास जाना, डोनेशन भी नहीं मिला करती, लोगों पर पैसा भी नहीं था। आज फिर बाद में अपने, मुझे अभी तक याद है शर्मा जी, मुझे घर से हमारी दादी हुआ करती थी कि एक हमने बाल भवन में प्रोग्राम कराया था, उसमें मैं कहेंगे वालिया जी क्या बात कर रहे हैं, मुझे अपनी गले की चेन बेचनी पड़ी थी कि उसका टेंट हाउस था, उसके पैसे नहीं दिए गए, और उसके बाद चलो बंद तो गई बाद में, लेकिन कहीं हम ऐसे जुनून होता था कि काम करें, जुनून के साथ काम करने वाले लोग थे उस समय था। आज का दौर जो है ना, देखिए एक तो ये हो गया कि क्विक आपको ना सक्सेस जो चाहिए ना, आज का जो दौर है, जहां तक मुझे देखिए इसमें अच्छाई भी है। हर दौर के दो पक्ष होते हैं जी। हमारे जो दौर का था, हमारे अंदर जुनून बहुत था, लेकिन उस समय इतनी जो है ना, वो कहते हैं मौके नहीं मिलते थे, मंच नहीं मिलते थे। आज मंच तो बहुत है, लेकिन मंच बहुत होने के बावजूद हमारी जो लाइव एक परफॉर्मेंस है, यानी कला की जो, यानी कि एक होती है ना प्रतिबद्धता कलाकार की होती है, वो प्रतिबद्धता तो कम हो गई है। उसमें एकदम फेम होने का, एकदम मुझे रातों रात तरक्की चाहिए, रातों रात में कैसे आगे हो सकता हूँ। हमारे समय में ये था कि पहले उसका रिहर्सल भी होते थे कार्यक्रमों के, आपने देखा होगा यूथ फेस्टिवल में 20 एक महीना पहले रिहर्सल हो जाती थी। और आज के समय में ये है कि अगर जैसे रिकॉर्डिंग सिस्टम आ गया है, म्यूजिक पहले रिकॉर्ड होता है, सिंगर कभी आता है, और उसके बाद डबिंग कभी होती है, तो अलग अलग दौर। चलिए इसके बारे में पंकज जी से, पंकज जी आप मल्टी म्यूजिक कंपनी के, मैं ऐसा है ना, इसमें क्या है, कल्चर प्रोग्राम से मैं काफी समय जुड़ा रहा, 95 से 2000 तक जी। उसी दौरान मैंने मल्टी म्यूजिक कंपनी की शुरुआत की। कैसेट का जमाना था, टेक की कैसेट भी क्या करती थी, ठीक है ना। उसके बाद कुछ बिजनेस में समस्या आ गई, बुरा दौर आ गया 2000-2003 से लेके थे। तो कहते हैं ना, जीवन में उतार चढ़ाव जीवन का ही नाम है। तो चढ़ाव उतार भी, मैंने चढ़ाव भी उतना ही देखा जितना उतार देखा। तो उसके बाद फिर कैसेट इंडस्ट्री दोबारा से एंटर करा, बहुत सारे नंबर निकाले मैंने, कैसेट निकाली धार्मिक कैसेट में। तो मुझे धार्मिक कैसेट में इनके भी, सुशील जी की भी 2 कैसेट निकाली। एक का टाइटल मुझे याद है, सिर्फ तू ही तू, जो काफी मल्टीपल भजन थे उसमें, हर तरह के, हनुमान जी के भी, साईं भजन भी थे, जो एक अच्छा आइडिया था, काफी अपने आप में हर रूप में तू ही तू, सॉरी रेक्टिफाई कर रहा हूँ, काफी सारे टाइटल है ना सुशील जी से, मुझे याद नहीं रहते। तो 40-50 टाइटल, जिसमें उमेश शर्मा जी का योगदान मेरे साथ बहुत ही अच्छा रहा। उनकी परिवार, पूरे परिवार, म्यूजिक डायरेक्टर मंजनी मंदिर वालों में जो है, नहीं उमेश शर्मा जी म्यूजिक डायरेक्टर हैं, वो अग्रवाल धर्मशाला है जहाँ उनके पास उनका घर है, वो पुराने वो म्यूजिक डायरेक्टर, बहुत यानी कि फेमस म्यूजिक डायरेक्टर अपने समय के, और अब भी अब म्यूजिक डायरेक्शन में उनका कोई बाकमाल कलाकार, उनका सारा परिवार, उनका ससुराल, उनका सारा ससुराल, तिलकराज शर्मा जी, वो सारा परिवार। अच्छा तिलकराज शर्मा, और उनका तिलकराज शर्मा जी के वो जीजा जी हैं, अच्छा, उनकी बहन ब्याही हुई है, तो वो सारा परिवार ही इससे समर्पित है। तिलकराज तो आप म्यूजिक के, अब उनका बेटा भी बहुत नामकार है, लक्ष्य शर्मा, आर्थवा के नाम से उनका बैंड है, वो भी बहुत, उनके सहयोग से कंपनी स्टार्ट की दोबारा से मैंने 2003-2004, और कुछ मेहता साहब का आशीर्वाद रहा, तो मैंने बहुत सारे नंबर रिकॉर्ड करे, भिन्न धार्मिक नंबर ही रिकॉर्ड किए, मैक्सिमम 40-50 कैसेट रिकॉर्ड करी, बहुत अच्छे, ठीक है ना। सुशील जी की भी 2 कैसेट रिकॉर्ड करी। कोई भी ऐसा शायद सिंगर जो अच्छा धार्मिक सिंगर नहीं बचा बाला में जो रिकॉर्ड ना गया हो मैंने। सबसे दोबारा से जब सबसे पहले वीडियो आई, माय मेर करी, मेर करी वीडियो जो हमारी पहली आई, वीडियो का जमाना आया, वीडियो पहली आई माय मेर करी, जिसके सिंगर थे परविंदर सिंह। तो उसको रिलीज किया उस समय के चीफ मिनिस्टर चौधरी वीरभद्र सिंह, जो हिमाचल सरकार के, उन्होंने रिलीज किया था, जो अभी भी मेरे पास फोटोग्राफ पड़ी हुई है। उसके बाद जो मुझे थोड़ी सी माइलेज मिली, नाम मिला दोबारा से, वो था टाइटल तोता बोलदा जयकारे। अच्छा, वो भी परविंदर सिंह थे जी, महामाई के ऊपर, माता बाला सुंदरी के ऊपर जी। बहुत सारी हमने कैसेट रिकॉर्ड करी। माता बाला सुंदरी का हमारे पर पूरा आशीर्वाद है, त्रिलोकपुर माता वाली का। तो आज भी आज हम थोड़ा बिजनेस चेंज कर दिया है, उनकी पिक्चर बनाते हैं, सब पिक्चर हम उनकी बनाते हैं। तो आज की तारीख में आपकी जो मल्टी म्यूजिक की बात ये, अभी हम उसको डिजिटलाइज प्लेटफॉर्म पे ला नहीं पाए।
अच्छा, यूट्यूब पे। कुछ हम समय को भाप नहीं पाए, दूसरे बिजनेस में मैं इन्वॉल्व था। कुछ समय ऐसे बड़ी तेज से परिवर्तित हुआ, एकदम कैसेट जो हार्ड कॉपी बिकती थी सीडी के फॉर्म में वो बिकनी बंद होगी। ठीक, लेकिन जो हमारी एक कहते हैं ना कैसेट इंडस्ट्री का, मुझे एक अनुभव सुनाता हूँ मैं आपको। जी जी जी। कैसेट इंडस्ट्री जो ये इंडस्ट्री है ना, जो भी म्यूजिक इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, बड़ी अलग तरह की इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री में क्या है, क्या चीज हिट होगी और क्या चीज पिटेगी कुछ नहीं आप बता सकते। ठीक है, मेरा जो पहला काफी नंबर मैंने बहुत पैसे से रिकॉर्ड करे, तोता बोलता जयकारे थे, 1-2 नंबर और भी बीच में आए, और सबसे ज्यादा अच्छे रिस्पॉन्स नहीं रहा। मेरा काफी बाद का नंबर माँ बाला सुंदरी की आरती व भजन। अच्छा। आरती व भजन जो माता बाला सुंदरी अविश राय ने गाई, जो एक नौसकिया सिंगर बोलता, जो नया सिंगर था। अच्छा। और मैंने बड़ी कम रिकॉर्ड में करी। अंजय जी होते हैं, उन्होंने उसका एडिट किया बड़े कम समय में और कम पैसे में, कम लोकेशंस पे। वो आज तक की सुपर हिट भजन रहा, जिसकी यूट्यूब पे भी 1.5 लाख व्यूअरशिप है। ठीक है, 1.5 लाख व्यूअरशिप है, और जिसकी लगभग 50,000 हार्ड कॉपी हमने बेची। बहुत बढ़िया। जो मेरी कंपनी का टर्निंग पॉइंट था। तो कब क्या हिट हो जाए इसके बारे में ये एक राजनीति और इसके अंदर कहना बड़ा मुश्किल है। नहीं, आपने चलो बहुत बढ़िया आपने थोड़ा बताया हमारे दर्शकों को। एक आपने शब्द अभी यूज किया, राजनीति। शर्मा जी, अगर हम राजनीति की बात करें, देखिए हर एक सरकार अपने हिसाब से राजनीति में चल रही है। और पहले डीपीआरओ में, डीपीआरओ ऑफिस जिसको हम बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिलेशन ऑफिस, मैं थोड़ा सा दूसरी तरफ जा रहा हूँ, वहां पे भजन मंडलियां होती थी। वो जिसकी सरकार उसी की भजन गाती थी, तो सब कुछ चलता था। इस तरह की बातें भी चलती रही। उससे कम से कम कल्चर तो जिंदा थी जी। रागनियां सुनने को मिल जाती थी, पंजाबी फोक सुनने को मिल जाता था, आर्टिस्ट लाइव प्रोग्राम में आते थे। अब तो सीधा वो एक कैसेट सी फसाई, दूसरी क्या बोलते हैं उसको जी बस वो चिप या पेन ड्राइव, उसमें आप सारी रात नाचते रहो। तो ये चीजें हो गई। इससे शर्मा जी आप आधा मिनट में बताएंगे कि इसका क्या फायदा है, क्या नुकसान? देखिए वाले साहब, मैंने आपको वही बात की ना, जो कला होती है ना जी, देखिए एक इंसान के अंदर जैसे प्राण होते हैं ना, तभी जो उसके सांस चल रहे हैं, उसके अंदर प्राण है, तभी जीवित है ना। देखिए शरीर तो एक होता है जीवित शरीर, एक होता है मृत शरीर। तो वैसे ही कला में, कला का तब जीवंत होती है जब उसके अंदर भाव हो। भाव होंगे तो उसके अंदर रस पैदा होगा जी। उसके अंदर रस पैदा होगा तो वो सामने सुनने वाले को अच्छी लगेगी। लेकिन रस कब पैदा होगा? जब वाकई ही वो कलाकार एक, जैसे कहते हैं ना कि अपनी कला को, जिसने बड़े अच्छे, सबसे पहले तो अच्छे गुरु से उसने शिक्षा ली होगी जी, अच्छी तरह से उसने सीखा होगा, उसका रियाज कितना होगा। रातों रात देखिए कोई कलाकार नहीं बनता, कलाकार पैदा होता है, बाद में उसने अपनी कला को निखारना होता है। कलाकार सब इमोशन से जुड़ी है, कला जो है इमोशन से जुड़ी है। आपके मन के अंदर के भाव जैसे होंगे वैसे ही आपके गीत या संगीत में वो भाव आएंगे। सबसे पहले तो कलाकार को हमेशा किसी भी, मैं कहता हूँ कि अगर उसको हम एक उसका पक्ष देखें, किसी भी उसको स्थिति में ना कलाकार को हमेशा खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए जी। अगर उसने अपने प्रोफेशनल लाइफ को उसने अच्छा करना है, कैसा ही दौर आए, क्योंकि जब तक उसके अंदर ये खुशी नहीं होगी तो उसकी कला में खुशी नहीं झलकेगी। नंबर 1। नंबर 2, आपने बात की कि आज का दौर, सरकारों का दौर, ये कैसे होगा। पिछले लगभग, आप तो ये तो चलो साल कोरोना का गया, मुझे लगता है कि पिछले लगभग 10 या 15 सालों में 2005 से लेके 2020 तक लाइव कला का, जो मैं कहता हूँ, या फोक संगीत का या लोक संगीत का जितना ह्रास हुआ है, जितना वो निम्न स्तर पे गया है, उतना कभी नहीं गया हमारे साथ। बिल्कुल, इसको कहने में कोई दो राय नहीं है। क्योंकि देखो जो लाइव प्रोग्राम होते थे, देखो जब तक कलाकार को मौका नहीं मिलेगा, एक कलाकार लगातार अपना रियाज कर रहा है कला का, जब तक उसको मौका नहीं मिलेगा वो कितना रियाज करेगा। कलाकारों की अपनी सीमाएं हैं, उसके परिवार भी हैं, लेकिन जब तक उसको मंच नहीं मिलेगा। 2005 के बाद से मुझे लगता है कि यहाँ रंगशाला में, मुझे लगता है शायद कोई कार्यक्रम नहीं हुआ होगा। अब तो रंगशाला को वहाँ अब तो रेनोवेट हो रही है ना, लेकिन उसके बाद भी मुझे लगता है कि 15 साल में मेरे 15 प्रोग्राम नहीं होंगे, 5 प्रोग्राम नहीं होंगे वाले साहब। तो कैसे कलाकार अपनी उसको, कैसे कलाकार निखार होगा। नहीं, आप ठीक कह रहे हो कि देखिए दौर होता है हर एक चीज का। जैसे पहले गूंगी मूवी आई, उसके बाद ब्लैक एंड व्हाइट आनी शुरू हो गई, उसके बाद फिर कलर शुरू हो गई, और इस तरह की चलता है। फिर अब म्यूजिक में भी यही सारा कुछ हो गया।
पंकज जी, मैं बात करूं कि हमने, बल्कि मैंने तो अम्बाला के जो आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, जो पुराने जो भी बन पाया मुझे मिले सारे, इनको मैंने हिस्ट्री ऑफ अम्बाला जो अपनी बुक लिखी है उसके अंदर काफ़ी डिटेल में मैंने इसका सारा सभी का दिया है कि अम्बाला में ये कलाकार हुए, ये यहाँ पे ये ऐसे होता था। चलिए, आपके पास भी कोई जानकारी हो, हम उसका वॉल्यूम दूसरा छुपवा रहे हैं, उसमें हम देंगे। मैं पंकज जी अब दूसरी तरह बात करता हुआ कि जो कलाकार होता है वो सरकार को जगाने का काम करता है। सरकार अगर अवेसली हो जाए या कह दें कि अपने काम से कोई दूसरी तरफ चलना की बातें शुरू हो जाएं, तो अगर हम पुराना इतिहास अपना उठा के देखें तो कलाकार, गायक, सिंगर, इनका बहुत बड़ा योगदान होता है क्रांति लेके आने में। देखो वाले साहब, मुझे एक पंक्ति याद आ रही है रामधारी सिंह दिनकर जी की। जी। उन्होंने अपने पंक्तियों में कहा था कि जब भी राजनीति लड़खड़ाती है तो साहित्य उसको बचाता है। जब जब इस देश की राजनीति लड़खड़ाएगी तो साहित्य उसको बचाएगा। साहित्य के मतलब कला किसी भी तरह की, चाहे वो उसको लेखनी हो, चाहे उसमें कलाकार हो, हर एक चीज आ जाती है। जब भी राजनीति लड़खड़ाएगी तो उसको साहित्य ही बचाएगा। उसको साहित्य ही ठीक कर सकता है, उसको कलाकार ही ठीक कर सकता है, क्योंकि कलाकार बेबाक होता है, उसको किसी से ज्यादा जो लागल पेड़ नहीं होता। जो सही मायने में कलाकार होता है, एक तो ना लागल पेड़ बिंदा से ऐसी है कि अगर वो 2 रोटी कम खा के अपनी जिंदगी जिलेगा तो सही मायने में कलाकार होगा। मैं सही मायने में कलाकार की बात कर रहा हूँ। जब जब भी राजनीति लड़खड़ाती है तो उसको साहित्य का इशारा होता है। रामधारी सिंह दिनकर जी की पंक्तियां हैं। एक ऐसा वाक्य आया था जब जो लिखी थी, जो नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी किसी मंच की ओर बढ़ रहे थे तो अचानक उनका पैर लड़खड़ाया। हालांकि बात ये सामान्य है, लेकिन उन्होंने उनके मुंह से उस समय बात निकली कि जब जब राजनीति लड़खड़ाएगी तब तब साहित्य उसको बचाए। जी। ये दिनकर जी की यानी कि कलाकार की बेबाकी थी कि उस समय के मौजूदा कितने पावरफुल प्रधानमंत्री के आगे ये बात कहनी, ये कलाकार ही कह सकता है वाले साहब, और नहीं कोई कह सकता है बात। पंकज जी, इसके बारे में आप कुछ कहेंगे? जो बेबाकी कलाकारों की, ऐसा है, कलाकारी जो होती है, कलाकारी या कलाकारी की योगदान क्रांति में आप बात कर रहे हैं, हमेशा रहा है। इसकी एक मिसाल मेरा रंग दे बसंती चोला, भगत सिंह की गाए गाने और सरफरोशी की तमन्ने आप हमारे दिल में है, और काफी सारे भजन रिकॉर्ड हुए हैं। मनोज कुमार की फिल्मों में भी आपको दिख जाएगा, क्रांति लाने वाले में, और क्रांति फिल्म भी इसमें बनी है, उसमें भी कलाकारी दिखाई है। तो जब जब सरकारों को जगाने का काम की बात है तो कलाकार का अपना महत्व और अपना एक मूल्य योगदान रहा ही रहा है। बिल्कुल ठीक है कि क्रांति किसी भी, अगर हिंदुस्तान की हम विश्व की बात करें, कहीं भी कोई क्रांति आई, किसी तरह का भी जागरूकता लोगों में आई, वहाँ के आर्टिस्टों का, वहाँ के कलाकारों का बहुत बड़ा योगदान रहा। बिना संगीत के वो संभव नहीं साहब। अगर युद्ध का समय होता था ना तो नगाड़ा साथ जाएगा, नगाड़े और शंख नगाड़ा कुछ आ जाएगा। तो संगीत के बिना जय घोष करना, जय घोष के लिए कोई भी संगीत वादक या संगीत यंत्र या संगीत से बिना वो अधूरा ही अधूरा है। बिल्कुल ठीक बात है। अगर आप किसान आंदोलन देख रहे हैं, ट्रैक्टर पे भी संगीत बज रहा है। हाँ, ट्रैक्टर पे संगीत बात है आपकी। अब भी ये जो चल रहे हैं अपने हिसाब से संगीत और कलाकार अब भी अपने हिसाब से सारा कुछ कर रहे हैं। अब हम राजनीति की बात कर रहे थे शर्मा जी, चलो ये तो थोड़े से किसानों की भी बात हो गई कि सरकार और किसान दोनों का आंदोलन दोनों अपने हिसाब से चल रहे हैं, और कलाकार भी इसमें अपनी भूमिका निभा रहे हैं, किसी भी तरह निभा रहे हैं। कलाकारों को योगदान है ना, संगीत बज रहा है। हाँ। संगीत के रूप में उनका योगदान तो एग्जिस्ट कर ही रहा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हम राजनीति, अब अम्बाला की बात करें, अम्बाला की राजनीति पे आ जाएं। आखिर में हमारे पास 4-5 मिनट हैं, उसमें हम कवर कर लेंगे कि यहाँ पे भी इलेक्शन होने जा रहे हैं। क्योंकि आप कहेंगे बात कलाकारों की चल रही थी, बीच में इलेक्शन कहाँ से आ गए, लेकिन इलेक्शन में भी कलाकारों की भूमिका होती है, हर एक तरह से होती है। तो ये जो अब अम्बाला शहर में नगर निगम के इलेक्शन हो रहे हैं, 20 वार्ड हैं, और 20 वार्डों में हर एक पार्षद चुना जाएगा, 20 पार्षद चुने जाएंगे, और जिसके अंदर 50% लेडीज के हो गए हैं, 50% लेडीज, 50% जेंट्स। और अब जो मेयर का इलेक्शन है उसमें तो वो लेडीज के लिए है, और अम्बाला में उसके लिए जोर शोर से चुनाव प्रचार शुरू भी हो गया। आज 11 तारीख है, 11 से 17 तक नॉमिनेशन है। उसके बाद 27 को इलेक्शन है, और 30 को इसकी काउंटिंग भी हो जाएगी। नए साल में आपको नया मेयर मिल जाएगा, आपके पार्षद मिल जाएंगे। इसके बारे पहले मैं आपसे फिर पंकज जी के पास आऊंगा कि जो पार्षदों के लिए भी खड़े हो रहे हैं, अभी तो नाम नॉमिनेशन चलेंगे, कि जो मेयर के लिए 2-3 कैंडिडेट जो क्लियर हुए हैं, जिनमें अमीषा चावला है, या आज बलबीर सिंह जी का मिसेज गुरमीत कौर स्वीटी, वो भी इसके लिए मैदान में उतर चुकी हैं।
तो इनके बारे आप क्या कहेंगे थोड़ा सा? देखिए बड़े साहब, जहाँ तक राजनीति की बात है, मैं कलाकार के नाते या आम जनमानस के नाते आपको अपने मन की बात बताता हूँ जी। देखिए मुझे जहाँ तक लगता है कि अब पुराने समय का जो दौर है ना, कुछ वो बदल रहा है। हमारे व्यूअर्स लिख रहे हैं मन की बात के साथ तो दिल की बात भी बताएं। अच्छा देखिए दिल की बात यह है कि देखिए जहाँ तक चुनाव की बात है, देखिए वो हर किसी व्यक्ति एक निजी जो है ना, उसका एक निजी वो राय होती है जी। उसका एक निजी परिप्रेक्ष्य होता है और चुनाव को उसमें किसको वोट देनी है किसको नहीं देनी, उसका एक निजी वो है। लेकिन उसके बावजूद मैं ये कह रहा हूँ कलाकारों का ये होता है कि लोगों को जगाए कि आप किस तरह जगाना चाहेंगे। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ साहब। जैसे देखिए बात यह है कि देखिए जो कलाकार होता है ना, सबसे बड़ी बात है कि कलाकार में बहुत ही भावुक होता है जी। जो सही मायने में कलाकार होगा, इमोशंस उसके साथ जुड़े होते हैं जी। वो किसी भी बात पे हंस भी पड़ सकता है क्योंकि जब अपनी कला से, जब ये अपने गीत से किसी को हंसा भी सकता है और अपने गीत से किसी को रुला भी सकता है। आप ये देखते हैं ना, किसी गीत के भाव ऐसे होते हैं कि इंसान अपने इमोशन में खो जाता है, किसी गीत के भाव ऐसे होते हैं कि नाचने लग जाता है, किसी गीत के भाव ऐसे होते हैं कि उसमें देशभक्ति की भावना जाग जाती है। तो कलाकार इमोशन से जुड़ा होता है। जहां तक इमोशन की बात है, देखिए कलाकार होने के नाते मैं तो उसी व्यक्ति को अपनी वोट देना ठीक समझूंगा जो वाकई सही माने में स्वच्छ और साफ छवि का होगा। देखिए मुझे परंपरागत राजनीति से, ठीक है परंपरागत राजनीति चलती थी या कौन राजनीतिक नेता है कौन नहीं है, लेकिन मैं उनके अंदर अपने उस इंसान को खोजूंगा जो सही मायने में, देखिए कला समाज को सही मायने में जो समाज का भला करने वाला जी। देखिए राजनीति में किंतु परंतु तो चलते हैं। राजनीति आप कहते हैं 100% साफ हो जाएगी, सुथरी हो जाएगी, इसको तो आप भूल जाइए आने वाले 100 सालों तक। अच्छा ठीक है ना, उसमें किंतु परंतु तो चलते हैं। लेकिन फिर भी हमने देखना है कि अगर 4 या 5 कैंडिडेट हैं, उन 4 या 5 कैंडिडेट्स के अंदर उन उम्मीदवारों के अंदर, चाहे वो आजाद उम्मीदवार है, चाहे वो किसी पार्टी का नेता है, उम्मीदवार है किसी भी पार्टी से, देखो चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है और लड़ना भी चाहिए, अपनी दावेदारी पेश करनी भी चाहिए। लेकिन एक कलाकार के नाते जहां तक आपने बात पूछी, मैं तो ये अपने दिल की बात यही कहूंगा कि उस व्यक्ति को मैं चुनूंगा जो सही मायने में, अगर 4 या 5 लोग बैठे हैं, उन 5 लोगों में अगर किसी को अगर रैंक दिया जाए तो किसके कितने रैंक हैं, कोई 5 रैंक वाला है, कोई 4 रैंक वाला है, कोई 3 वाला है, कोई 2 वाला है। और रैंक देने की हर एक इंसान की अपनी एक अलग प्रक्रिया होती है। मेरी जो प्रक्रिया मैं तो यही देखूंगा कि साफ और स्वच्छ छवि का, पुरानी तरह की राजनीति से ना जुड़ा हो। पुरानी तरह की राजनीति का मतलब ये है, चाहे वो पुराना राजनेता हो, लेकिन उसकी कार्यशैली कैसी है, उसने विगत में क्या किया, उसके विगत के उसके आसपास की उसका एक चारित्रिक जो उसका मूल्यांकन कैसा है, किसी भी तरह का हो सकता है। वो क्या वो ईमानदार है, क्या वो भ्रष्ट रहा है, क्या वो समाज से जुड़ा रहा है, नहीं जुड़ा रहा है। तो इन सारी चीजों को देख के आम जनमानस को भी यही देखना चाहिए। देखिए राजनीति को बदलने का दौर आ गया है। हम ये नहीं कहते किसी पार्टी को बदलना है या किसी पार्टी को बदल दीजिए। अगर पार्टी का अच्छा कैंडिडेट है तो उसके साथ चलिए, अगर किसी पार्टी का अच्छा कैंडिडेट नहीं है तो उसके साथ चलने में कोई फिर किसी की मजबूरी नहीं है। चलिए बहुत बड़ी बात है। पंकज जी आप क्या कहेंगे इसके बाद? देखिए अम्बाला में पहली बार मेयर का डायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है जी, जो एक एमएलए के बराबर का है, जिसमें 1,85,000 के आसपास वोट है। अभी तक जो राजनीतिक समीकरण बन रहा है उसमें 2 ही कैंडिडेट रेस के अंदर है। अभी जो दो डिक्लेयर हुए हैं अभी 2 ही हैं। अमीषा चावला जी जो HDFC जो हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट से जुड़े हुए हैं, निर्मल सिंह के गुट से, और दूसरे गुरमीत कौर जी सुपर इंजीनियर्स के वाले हैं। दोनों की ही स्थिति अपनी अपनी। अभी बीजेपी ने कैंडिडेट क्लियर नहीं किया, 4-5 कैंडिडेट अभी लाइन में हैं। उनके अपने अंदर की अपनी पॉलिसीज है, अपना अपना कार्य करने का तरीका है। तो अभी तक जो 2 कैंडिडेट क्लियर हुए हैं उनमें से अमीषा चावला जी का अपना एक स्तर है SDF की वजह से, और जो बलबीर सिंह जी की धर्मपत्नी गुरमीत कौर जी हैं, वो एक साफ सुंदर छवि की और एक बहुत ही इंटरप्रेटर आदमी है। उनको मैं पर्सनली जानता हूँ, हमारे काफी सारे फंक्शनों में उनके बलबीर सिंह जी, इंजीनियर बलबीर सिंह जी चीफ गेस्ट रहे। उनको इंजीनियर नाम भी मैंने ही दिया, और मैं आपको बता रहा हूँ इंजीनियर नहीं है, इंजीनियर नाम मैंने दिया नहीं। उन्होंने कोई इंजीनियरिंग कर रखी है या वैसे सिविल इंजीनियर है आपको? अच्छा सिविल, फिर इंजीनियर है। हाँ इंजीनियर नाम उनको अच्छा। पहले कोई नहीं जानता था। अच्छा। तो सिविल इंजीनियर, तो इंजीनियर नाम भी हमने ही दिया। और पहली बार वो चीफ गेस्ट भी हमारे यहाँ बने संस्कृति कार्यक्रम में। जी वो बढ़ चढ़ कर रहे, और राजनीतिक सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम में और बाकी समाज के कार्यक्रम से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। जो बिट्टू चावला जी है वो भी मिलनसार व्यक्ति हैं, ठीक है ना, उनके बारे को उनको भी कम नहीं आंका जा सकता। तो अभी बीजेपी का अभी कैंडिडेट डिक्लेयर होना है, अभी कोई कांग्रेस का कैंडिडेट भी डिक्लेयर होगा, तो स्थिति तभी साफ हो पाएगी
अभी थोड़ा सा इस बारे में कहना जल्दी होगा, लेकिन जो स्थिति है दोनों की, जो दो कैंडिडेट डिक्लेयर होंगे, स्थिति दोनों की लगभग मैं बराबर ही मानता हूँ। ठीक है। और आशा करता हूँ कि हम एक साफ स्वच्छ और अच्छी छवि वाला आदमी चुने मेयर, जिससे कि हमारा काम तुरंत और बढ़िया हो सके। शुक्रिया पंकज छाबड़ा जी, आपने बात की और शर्मा जी आपने भी बात की। जैसे दो कैंडिडेट अभी डिक्लेयर हुए हैं, अमीषा चावला और गुरमीत को, ठीक है, इन्होंने कुछ अच्छाइयाँ दोनों के कैंडिडेट्स की बताई, और आपका इसके बारे क्या कहना है? सिर्फ आधा मिनट में आप बात कीजिए, समय का। देखिए भले साहब, ऐसा तो चुनाव आता है ना, तो हर इंसान अपनी जो है ना इच्छाई कह लीजिए उसकी, हर इंसान की अपनी एक नेचर होती है, अपनी एक प्रकृति होती है, उसको वो लोगों के सामने उजागर करता है। तो जहाँ तक दोनों कैंडिडेट अब तक डिक्लेयर हुए हैं, तो दोनों कैंडिडेट जो है ना उनके, जैसे कह लीजिए जैसे बिट्टू चावला जी की बात उन्होंने की या इंजीनियर बलबीर सिंह जी की बात इन्होंने की, तो दोनों ही समाज से जुड़े हुए लोग हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोनों की अलग अलग तरह से पैठ है। अलग अलग तरह से मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हर बंदे की अपनी प्रकृति होती है, किसी की किस तरह की। देखिए वो पहले राजनीति में रहे हैं, बिट्टू चावला जी का यह है कि वो 4-5 बार पहले राजनीति में यानी पार्षद रहे हैं, वो अपने राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में वो है। और जहां तक बलबीर सिंह जी की बात की जाए, उनकी एक अलग पैठ है, वो भी समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, धार्मिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनकी एक अलग अपनी वो है। लेकिन बात यह है कि जब चुनाव आता है, चुनाव में आम लोग किस तरफ जाएंगे, मेन तो ये है बस, जिसने आम लोगों को कवर कर लिया, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को, जो आम लोगों तक पहुंच गया, जो आम लोगों के दिल तक पहुंच गया, वही इसमें बाजी मार जाएगा। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। दोनों की आपने बात सुनी कि लास्ट में चलते चलते हम बात कर रहे हैं कलाकारों के बाद, हम बात आ गई राजनीति की। राजनीति में अम्बाला में जो मेयर के इलेक्शन होने जा रहे हैं, इसमें अभी 11 तारीख को 2 कैंडिडेट ही क्लियर हुए हैं। अमीषा चावला तो काफी देर से पिछले कई दिनों से जोर शोर से लगी हुई हैं, और मैंने एक चीज और देखा, उनके साथ हर वक्त 50-60 साथी उनके साथ होते हैं जी। जब भी वो कोई छोटा सा प्रोग्राम करती हैं, सैकड़ों लोग वो इकट्ठे कर लेती हैं, भीड़ जिसको हम बोलते हैं। और वो 15 दिनों में, जैसा उन्होंने बताया हमें, कि उन्होंने एक राउंड पूरा कवर कर लिया है, जो अम्बाला की कॉन्स्टिट्यूंसी, मेयर की कॉन्स्टिट्यूंसी आती है, जिसमें शहर है, 12 गांव भी हैं। वो कहते हैं एक हमने चक्कर लगा लिया है। दूसरा, उन्होंने 15 अपने कैंडिडेट जो म्यूनिसिपल कमिश्नर के खड़े करने हैं, वो भी डिक्लेयर कर दिए हैं, और उन्होंने अपने अपने वार्डों में अपना प्रचार पिछले 5-7 दिन से शुरू कर दिया है जोर शोर से। अभी तक अगर आप पोजीशन देखी जाए तो अमीषा चावला की पोजीशन, और क्योंकि और कोई कैंडिडेट नहीं था, ये भी हो सकता है अकेले कर रहे थे। और जहां तक शर्मा जी लोग देखते हैं, जो कैंडिडेट खड़ा हुआ है, जो लेडीज कैंडिडेट खड़े हुए हैं, उनकी बोलने की क्षमता क्या है जी, वो हाउ टू टैकल द पीपल, वो लोगों को कैसे टैकल करेंगे, वो ऑफिसर को कैसे टैकल करेगी, वो बातचीत कर सकती है नहीं कर सकती, या अपने हस्बैंड की तरफ देखेगी, या अपने माता पिता की तरफ देखेगी, या किस तरह वो बात करेगी। क्यों, अब वो जो वोटर है वो जागरूक हो चुका। तो इस हिसाब से अमीषा चावला बात भी कर रही है, आगे भी हो रही है। इसमें एक चीज और देखने को मिली, जो मैं अपने व्यूअर्स को जानकारी दूं, कि अमीषा चावला के साथ चित्रा सरवारा, जो निर्मल सिंह की बेटी हैं, जो कैंट से इलेक्शन लड़ चुकी हैं 2 बार, वो उनके साथ होती हैं। देखिए, हर एक आदमी अपना पैठ बनाने की कोशिश करता है। हर एक आदमी, पंकज जी, आज के जमाने में एक दूसरे के मोढे पे रख के बंदूक चलाने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे एक आने वाले टाइम में ये भी लग रहा है कि आने वाले टाइम में अम्बाला के इलेक्शन में चित्रा सरवारा भी अहम भूमिका आने वाले एमएलए के इलेक्शन में भी ना निभाने को तैयार हो जाए, क्योंकि वो जो इंट्रोडक्शन जो दे रही है, आज सुबह की मैं बात कर रहा हूँ, हमने थोड़ी कवरेज की उनकी और करते भी हैं। वो कह रही हैं कि जिससे भी मिलती हैं, मैं चित्रा सरवारा, मैं निर्मल सिंह की बेटी, और ये हैं अमीषा चावला। जबकि अमीषा चावला को शायद अम्बाला में उनसे ज्यादा लोग जानते हैं, जो मेरा मानना है। बिट्टू का, अमीषा चावला का एक अपनी छवि है, और उसके साथ देखिए आम के आम गुठलियों के दाम जी, कि अमीषा चावला को तो मैं इंट्रोड्यूस करा ही रही हूँ, साथ में मैं अपने आप को भी इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि मैं चित्रा सरवारा हूँ, या मैं तुजिंदर वालिया हूँ, ये हमारे शर्मा जी हैं। इस तरह की बातें भी हो रही हैं, जो अच्छा है।
चलिए देखिए, साथ ही हाथ बढ़ाना इसमें ये है ना, देखिए जो कॉन्स्टिट्यूंसी मेयर की है, जो एरिया मेयर का है, वही एमएलए का। हाँ। और इसमें पंकज जी मैं दूसरी ओर आता हूँ, हमारे बलबीर सिंह, आप कमेंट्स इकट्ठा दे देना। बलबीर सिंह हैं, वो बहुत सादगी पसंद, बहुत कारपोरेट घराने से हैं, और उनका हिंदुस्तान के बाहर भी उनके कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं। एमएलए के इलेक्शन में भी वो खड़े होने की उनकी चाहत थी, जो पूरी नहीं हो पाई। उनको टिकट मिल गई थी, कुछ तो मजबूरी रही होगी उनकी, वो नहीं लड़ पाए, लेकिन अब वो जोर शोर से लगे हुए हैं। आज ही सुबह उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्यादा क्या 100% जवाब ही बलबीर सिंह ने खुद दिया, इंजीनियर बलबीर सिंह ने, जो नाम आपने उनको इंजीनियर का दिया, मैं वो भूल गया था, इंजीनियर बलबीर सिंह ने दिए। और यहाँ पे लगा, जो कहते हैं ना, जैसे लोग कवदंती या बातें शुरू हो जाती हैं, वहीं पे कई हमारे प्रेस के साथी भी जो दूसरे लोग थे, वो एक घुसर शुरू हो गई थी कि भाई जो कैंडिडेट है उसे बोलना चाहिए। इस तरह की कई बातें हैं। चलिए, अभी तो चुनाव शुरू हुआ है, और मैं लाइव प्रोग्राम में कह रहा हूं कि बलबीर सिंह जी इस बात का भी ध्यान रखें कि उनकी जो मेयर के पद के लिए खड़ा है उसे थोड़ा आगे रखें कि वो कैसे लोगों को संबोधित करते हैं। हाँ प्लीज आप। वालिया जी, जो आपने कहा कि इन्होंने भी कहा कि बिट्टू चावला जी और निर्मल सिंह का ग्रुप जो एसडीएफ हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट है, वो पहले राजनीतिक पृष्ठभूमि से है। हाँ। ये दोनों कॉर्पोरेट घराने से है। मैं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, सुन रहा था कि उनकी पत्नी ने बोला कि मुझे ज्यादा बोलना नहीं आता, मैं एक सिंपल हाउसवाइफ हूँ, कोई मैं नेता नहीं हूँ। लेकिन लेडीज ही नेता बनने की कोशिश कर रही हूँ। मैं रिकॉर्डेड नहीं था, आपने ज्यादा ध्यान से सुना होगा। तो नहीं, मैं कह रहा हूँ, अच्छा ठीक है, नेता बनने की कोशिश, क्योंकि लेडी सीट रिजर्व होने की वजह से जो इच्छा शक्ति वो बलबीर सिंह जी की है। जी। बलबीर सिंह जी के को मैं अंदर एक पूरा कॉर्पोरेटर की विजन देख रहा हूँ। लेकिन लेडी सीट है, वो एक अच्छे, आप जहाँ कह रहे अच्छे वक्ता नहीं है, क्योंकि वो हाउस वाइफ। मैंने ये नहीं कहा अच्छे वक्ता नहीं है, लेकिन वो हाउस बनना पड़ेगा अच्छा वक्ता। वो हमारी सजेशन है, बन सकती हैं। उनके उस घराने के अंदर पास सभी तरह की क्वालिटीज हैं, सभी तरह की ईमानदारी, निष्ठावान, और एक कॉर्पोरेट घराना है बहुत अच्छा। ठीक है ना, वो ईमानदार, अगर वो मेयर बनते हैं तो अम्बाला का सौभाग्य होगा कि हमें एक ऐसा मेयर मिलता है, बिल्कुल साफ सुंदर छवि वाला। ठीक है, लेकिन बिट्टू चावला को भी वो कम नहीं आन सकते, राजनीतिक पृष्ठभूमि है। चित्रा सरावा पहले से ही कहते हैं ना, गोल्डन स्पून और माउथ में पैदा हुए हैं, चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए हैं। नहीं, यहाँ आप चित्रा सरावा, मैं अपनी बात पूरी करें। चित्रा सरावा उनके साथ चल रहे हैं, आपने भी एमएलए का प्रोटेक्शन कर रहे हैं, एक अच्छी नेत्री, उनको मैंने 2-3 बार सुना है, बहुत ही अच्छी वक्ता है जी। ठीक, जहां तक वक्ता की बात है उनको आगे किया जा रहा है। और मीशा चावला भी उनका राजनीतिक भी काफी कैरियर रहा है, लास्ट 2 टर्न ओवर में एमसी रहे हैं, एक में तो पक्का है, मुझे टेक नहीं पता। वो 4 बार नहीं, बिट्टू चावला 4 बार और एक बार मीशा चावला, तो 5 साल का कैरियर थोड़ा सा है, थोड़ा सा राजनीतिक पृष्ठभूमि भी है। 20 साल 25 साल इकट्ठा नहीं, वो कैरियर राजनीति को उन्होंने घर में देखा है, ये भी नहीं देख रहे हैं, थोड़ा सा उसका फर्क तो रहेगा ही। लेकिन आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि वो एक बड़े इंटरप्रेटर आदमी है, इसको सुधार लेंगे। नहीं, आपने एक शब्द यूज किया हमारे व्यूअर्स, क्योंकि मैं 2-4 मिनट है मेरे पास शर्मा जी, कि आपने चित्रा सवारा के बारे कहा कि वो सोने का चम्मच लेकर, डेफिनेटली वो राजनीतिक पृष्ठभूमि से है। एक मिनट। दूसरी तरफ आप बात कर रहे हैं कारपोरेट घराने से हैं बलबीर सिंह जी। मैं सोने का चम्मच, मैं आपकी बात काट रहा हूं, उनके तो कड़छी हो गई। नहीं, मैं सोने के चम्मच से मैं मतलब राजनीति उनके जन्म से और उनके पैदाइश में है, उनके खून में राजनीति है। निर्मल सिंह जी की बेटी है, वो उनके खून में राजनीति। तो फिर ये सोने का चम्मच कहाँ से आ गया? सोने का चम्मच, गोल्डन स्पून ऑफ माउथ मीन, मेरा मतलब, चलो आपने और कुछ और निकाल लिया। राजनीतिक घराना तो था भी, वैसे भी है, वो तो था भी, वो भी है, लेकिन नस नस में राजनीति उनके बचपन। जहां तक मैं बलबीर सिंह जी को जानता हूँ, मैं बिट्टू चावला जी को, दोनों को मैंने बहुत, आप मेरे से ज्यादा जानते हैं। नहीं चलो खैर, ये आपका बड़प्पन है, आप इतनी बात कह रहे हो। जहां तक बलबीर सिंह का सवाल है, वो रॉ हैंड नहीं है राजनीति में, अकाली दल से वो जुड़े हुए हैं, अकाली दल से वो काफी पुराना नाता रहा है। अकाली दल ने उनको एमएलए का टिकट दे दिया था। और दूसरा सुनिए, अकाली आज की तारीख में भी अकाली दल हरियाणा, श्रोमणी अकाली दल जो बादल ग्रुप का है, उसके बीसी ग्रुप के ये अंबाला के प्रेसिडेंट हैं। अगर सोने का नहीं, चांदी का चम्मच इनके पास भी है। वालिया जी, लेकिन जहां अनुभव की बात करें, कहीं ना कहीं अनुभव तो काम होता ही है। नहीं, अनुभव बिट्टू चावले का राजनीतिक अनुभव। आप एक चीज देखिए, दूसरी तरह बात करें,
इनके पास अनुभव इतना था कि इन्हें एमएलए की टिकट की ऑफर, टिकट इनकी जेब में आ गई थी। बिट्टू चावला को किसी ने एमएलए की टिकट नहीं दी। चलो वो एक अलग विषय है, बात मेयर की और कैंडिडेट की हो रही है। हाँ चलिए बात दोनों कैंडिडेट सोबर हैं, दोनों कैंडिडेट बहुत बढ़िया हैं। दोनों अपनी अपनी जगह अपनी है, अपनी जगह दोनों का हर एक रुतबा एक पैठ है, रुतबा और पैठ है। और इसी तरह अगर पंकज जी, क्योंकि आप भी इसमें नॉलेज रखते हो, शर्मा जी भी हमारे सारा ये वाच कर रहे हैं, भाजपा ने अभी तक कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया। उनके 4-5 कैंडिडेट के नाम हैं, लेकिन एक और पेच फंस रहा है, वो है ये जन नायक जो चौटाला जी की, दुष्यंत जी की पार्टी जजपा का। वो कह रहे हैं कि 3 हरियाणा में 3 जगह नगर निगम के इलेक्शन हो रहे हैं, पंचकुला में, अंबाला में और सोनीपत में। वो कहते हैं कि अंबाला का जो मेयर का है वो आप हमें दो, क्योंकि हम आपके पार्टनर हैं। इसलिए बहुत इनकी मीटिंगों का दौर चल रहा है, और अंदर खाते तो यहाँ मीटिंगें भी कहीं हो गई नहीं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। फिर ये नेता कह देते हैं भाई जो ऊपर से आर्डर आएगा। इस तरह की बातें चल रही हैं। फिर भी अगर भाजपा की बात करें, उसमें 4 नाम मैं बताऊंगा जो जिनके ज्यादा नाम चल रहा है। संदीप सचदेवा जी जो लॉयर हैं, जिनका अपनी पकड़ है। दूसरे संजय शर्मा जी जो हरियाणा भाजपा में एक हरियाणा में जिनकी अच्छी प्रवक्ता है हरियाणा के भाजपा के। और एक नम्रता गौड़ जो महिला आयोग की भी मेंबर हैं हरियाणा की और लीडिंग लॉयर हैं अंबाला में। और एक और नाम चल रहा है अनुभव अग्रवाल जी की, जो कोषाध्यक्ष भी बने। अनुभव अग्रवाल की मिसेज वंदना जी का, चलिए उनका नाम चल रहा है, वो कोषाध्यक्ष हैं अंबाला डिस्ट्रिक्ट के। और एक और नाम है, 5वां नाम मैं बताऊं आपको, अर्चना छिब्बर, वीना छिब्बर जी की जो पुत्र वधू है, अर्चना छिब्बर। ये 5 में से हो सकता है, क्योंकि अब तो वो भी कॉर्पोरेट घराने बहुत आगे भाजपा में भी, हो सकता है कोई वहां भी ऊपर से ना आ जाए। ये 5 मेन नाम हैं, इनमें से ही किसी को टिकट माना जा रहा है मिलेगी। अभी ये मान्यता है, अभी अफवाहों का बाजार गर्म है, किसको मिलेगी वो आने वाले समय में पता लगेगा। 2-3 दिन में ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, हमें 2-3 दिन में क्लियर हो जाएगा। जो भी तक का अफवाहों का बाजार है उसमें डॉक्टर संजय शर्मा की पैंट सबसे ज्यादा बता रहे हैं, और वो आगे चल रहे हैं, वो अभी रेस में आगे माना जा रहा है। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए बोले साहब, मैं ना थोड़ी शॉर्ट में थोड़ा सा इस बात को ना एक हल्के अंदाज से कहता हूँ आपको। जहां तक आपने बीजेपी और जेजेपी की बात की ना वालिया साहब, देखिए ये जो गठबंधन होता है ना, कोई भी गठबंधन हो, अगर हम इसको थोड़ा सा एक हल्की, एक मैं शब्द तो नहीं इसको कहूंगा मैं आपको, जैसे कि शादी होती है ना, वो भी गठबंधन होता है। 7 फेरे लेके एक हस्बैंड वाइफ, एक मियाँ बीबी का गठबंधन भी कई बार इस मौके पे पहुंच जाता है, जिसको हम धर्म का गठबंधन कहते हैं, और ये तो राजनीति का गठबंधन है। इसमें तो किंतु परंतु होना बिल्कुल जायज है। देखिए गठबंधन जो निभाना बहुत मुश्किल होता है, और ये चीजें चुनाव से पहले आती हैं। नहीं, मेयर का बताइए। मेयर मैं बता रहा हूँ, जो जैसे है ना, देखिए देखो दोनों का गठबंधन है, सरकार है, वो अपनी डिमांड वो करेंगे, और उनका डिमांड करना बनता भी है, क्योंकि जब सरकार वो चला रहे हैं, उनकी मदद से चल रही है, तो वो अपना हक क्यों नहीं मांगेंगे? पेंच वहीं फंस रहा है ना ये। बीजेपी का तो जहां तक एक बार तो ये था कि एक बार उनको ये था कि बिल्कुल लाइन क्लियर है, लेकिन अंतिम दौर में आगे ये पेंच फंस गया। अगर भाजपा की बात करें, किसको टिकट मिल सकती है? देखिए भाजपा में ऐसा है कि भाजपा में तो लॉटरी निकलेगी वालिया साहब, जैसे आप कह रहे हैं ना, ये 5 कैंडिडेट आपने बताए, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप कह रहे हो ना, कोई ऐसा कैंडिडेट ना आ जाए जो सब 5 को बाईपास कर दे। ये कह रहे हैं कि पैराशूट कैंडिडेट इसको बोलते हैं, वो ना उतारा जाए। चलिए ये तो हो गई। चलो आने वाला ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, 3-4 दिन में स्थिति क्लियर हो जाएगी। लेकिन हमारी इच्छा यही है कि जो अंबाला का मेयर हो, साफ सुथरा छवि वाला हो, काम करने वाला हो, जिससे कि आम जनता को आगे आने वाले समय में परेशानी का सामना ना करना पड़े। चलिए ये तो रही, अब 1 मिनट में हम सारा कवर कर लें। कांग्रेस की अगर बात करें, कांग्रेस में भी 3-4 कैंडिडेट हैं, वो भी लेट हो रहे हैं। उनको तो चाहिए था कि अपना कैंडिडेट फटाफट वो तो डिक्लेयर कर दें, लेकिन वहाँ भी एक डिम्पी का नाम है, एक मैडम मेहता का नाम है, एक मैडम जैन का नाम है, मैडम दीक्षित का नाम है, मैडम पूनिया का नाम है। इस तरह के कई नाम चल रहे हैं, इनके बारे आप क्या कहेंगे? लेकिन इसमें सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति जो है, रिम्पी जो MC है वो उधर से, उनका पूरा नाम मैं भूल गया, डिम्पी के नाम से ही फेमस है, जो AP होटल के मालिक है, ठीक है ना, सेक्टर 7 एरिया से और नदी मेला के एरिया से MC हैं। तो वो सबसे रेस में अभी सबसे आगे, ऐसा सुनने में, अफवाहों के बाजार में, और यही सुनने में आ रहा है।
बाकी कूट कीट कर बैठता है, ये समय बताएगा। एक आप दोनों से पूछ रहे हैं भाई, हमारी एक रीना सिंगला मैडम है, वो लिख रहे हैं आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बलबीर सिंह जी बोल रहे थे तजर्बा उनका है ना कि उनकी पत्नी का, आगे होकर बात करने वाला कैंडिडेट चाहिए हमें, ना कि तजर्बे वाला। वो आगे लिख रहे हैं रोटरी क्लब का प्रचलन है नो ड्रिंक, पर शर्मा जी ने पीने पिलाने का प्रचलन शुरू किया जिससे लेडीज अब क्लब नहीं जा पाती हैं। रोटरी क्लब में भी कहते दारू शुरू हो गई है। मिस्टर शर्मा है कोई जिन्होंने इशारा शुरू किया। वो आगे लिख रहे हैं बलबीर सिंह जी अगर सोच रहे हैं कि चुनाव रोटरी क्लब के मेंबर जिता देंगे तो ये उनकी एक बहुत बड़ी भूल है। इस तरह की बातें हैं भाई। नहीं, वो अपनी जगह ठीक लिख रहे हैं कि रोटरी क्लब खाली इलेक्शन ही जितवा सकता है। जहाँ क्लब कल्चर की बात है वो उनका एक निजी मामला है, क्लब में क्या होता है वो उस बारे में मुझे ये समझ नहीं आया। चलिए खैर हमें तो उसका इतना नहीं पता। रोटरी क्लब में क्या होता है वो कहने हैं मिस्टर शर्मा है कोई रोटरी क्लब के, जो ये शर्मा जी कौन है इन्होंने क्लियर नहीं किया। वो शर्मा जी ने रोटरी क्लब को अपनी जगीर बना लिया है, सिर्फ पैसे वाले लोगों को ही वो क्या कहें अब अच्छा नहीं लगता मेंबर बनाते हैं। चलो वो उनका निजी मामला है, इस बारे में मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। तो जहां तक उनके बोलने की बात है कि बलबीर सिंह जी की पत्नी बोल नहीं पा रहे थे या ऐसा कुछ लिख रहे हैं, वो तो मैंने आपको पहले बता ही दिया है। थोड़ा सा अनुभव तो हर विषय में हर जगह काउंट करता ही है। हमारे एक और साथी लिख रहे हैं बाद में भी काम चुनी हुई मेयर करेगी, महिला सरपंच की तरह उसका पति या परिवार हमें स्वीकार नहीं है। ये जो मैं बात कह रहा था ना, हम पब्लिक की बात है। वो ये बात है जो भी कैंडिडेट आए ABC, चाहे बिट्टू चावला जी हैं, चाहे बलबीर सिंह जी हैं, चाहे कोई कैंडिडेट आए, लोग ये चाहते हैं कि मेयर उनसे सीधी बात करे, ना कि उसका पति या उसके परिवार के लोग उसमें इंटरफियरेंस करें। ये लोगों का कहना है। ऐसा अभी उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मुझे लगता है कि बलबीर सिंह तक अगर ये बात पहुंचती है तो आने वाले समय में जरूर सुधारेंगे और उसके बारे में सोचेंगे। देखिए बड़े समय ना भारतीय राजनीति में टर्निंग पॉइंट है जी। टर्निंग पॉइंट में इसलिए कहूंगा कि पहले जो है ना कोई भी इलेक्शन लड़ सकता था, पहले कोई भी पद आरक्षित नहीं होता था जी किसी समय में। अब आजकल जो ये पद महिला के लिए आरक्षित हुए हैं, अभी हमारी महिला शक्ति को इस चीज को आगे आना पड़ेगा। ये टर्निंग पॉइंट है। ये पहली बार का चुनाव है ना, पहली बार मेयर का चुनाव डायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है और पहली बार किसी महिला के लिए आरक्षित कर दिया। तो इसके ये साइड इफेक्ट है। साइड इफेक्ट कह लीजिए इसकी, कुछ वो कह लीजिए कि क्योंकि उतने दावेदार नहीं होते, दावेदार होते भी राजनीति से इतने महिलाएं इतनी नहीं जुड़ी, लेकिन उनको अब जुड़ना पड़ेगा। वो जुड़ना, अगर कोई दावेदारी अपनी करता है तो उसको पूरी राजनीति परिप्रेक्ष्य में अपने आप को ढालना पड़ेगा और समाज को साथ लेके चलना पड़ेगा। अपनी बात कहनी पड़ेगी, लोगों की बात सुन के उसका जवाब भी देना पड़ेगा। हमारे नवीन जी लिख रहे हैं अगर जेजेपी और भाजपा के अंदर ही इलेक्शन लड़ते रहे तो फिर इनका तो वजूद का क्या बनेगा। यहाँ मैं एक बात कहूंगा वालिया साहब, किसी समय में फिर मैं भारतीय राजनीति के ऊपर आता हूँ। होना तो ये चाहिए था कि जो मुख्य दो पार्टियां हैं उनके कैंडिडेट को देख के बाकियों को अपने कैंडिडेट डिसाइड करने चाहिए थे। या उल्टा हो गया। ये बड़ी जो मुख्य पार्टियां हैं दूसरे कैंडिडेट को देख के अपना कैंडिडेट डिसाइड करना, उनको ये है बगावत ना हो जाए, भाग ना जाए। ये है। हमारे तरसेम अग्निहोत्री लिख रहे हैं छावड़ा जी अम्बाला का मेयर कोई भी बने लेकिन उनको अम्बाला के लिए काम करके दिखाना होगा क्योंकि आम जनता जागरूक हो सके और अम्बाला की जनता जागरूक है। ये लिख रहे हैं। बिल्कुल सही है, लेकिन अभी इसके बारे में कुछ भी कहना थोड़ा अर्लियर होगा। जब मेयर बनेगा कौन काम करता है या नहीं करता ये तो बात की बातें हैं। अभी तो इलेक्शन है, कौन जीतेगा काम करेगा ये थोड़ा सा ही मैं कहूंगा बहुत जल्दीबाजी है इसके बारे में कहना। और एक चीज इसमें मैं 1 मिनट दोनों से 1 मिनट आधा मिनट लेके बात आगे बढ़ाएंगे कि एक चीज और 1-2 मिनट में हम बात और आगे लेकर चलते हुए कि एक और हैवी वेट कैंडिडेट अम्बाला में उतरने जा रहा है। जैसे आप बलबीर सिंह की बात कर रहे हो, बिट्टू जी की बात कर रहे हो, कांग्रेस की बात कर रहे हैं, भाजपा की बात कर रहे हैं, वो नाम है विनोद शर्मा जी का। और विनोद शर्मा जी के किसी खास सिपा सलारों से हमारी बात हुई, वो कहते हैं हम तो 100% मेयर का इलेक्शन हमने लड़ना ही लड़ना है। विनोद शर्मा जी की पार्टी से कोई भी कैंडिडेट आ जाए, और ये माना जा रहा है विनोद शर्मा जी के ही घर से कोई कैंडिडेट मेयर का इलेक्शन लड़ने जा रहा है। इसका अम्बाला की राजनीति पे कुछ फर्क पड़ेगा? बिल्कुल डेफिनेटली। पुराने धुरंधर खिलाड़ी है विनोद शर्मा जी,
कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं हरियाणा सरकार में। तो वो अगर वो उतरते हैं तो राजनीतिक समीकरण तो बदलेंगे। कुछ उनके पुराने मित्र बीजेपी के उनके साथ आएंगे। कांग्रेस में उनकी पैंट रही है, उन्होंने अपना आजाद इलेक्शन भी लड़ा है, तो 40,000 के आसपास उन्होंने वोट बैंक लिया था। उनका अपना भी कुछ स्लम एरिया में बहुत बड़ा वोट बैंक है, तो नेचुरल समीकरण तो बदलेंगे अगर वो मैदान में उतरते हैं तो। उनकी बहू और उनकी पत्नी शक्ति रानी शर्मी का नाम अभी आ रहा है, लेकिन अभी उन्होंने पूरे पत्ते नहीं खोले हैं। ये भी बात आने वाले 3-4 दिनों में ही साफ हो पाएगी। शर्मा जी, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए वालिया साहब, मैं फिर उसी बात पे आऊँगा कि जो भी राजनीति से जुड़ा है, जिसकी उम्र पूरी राजनीति में बीत गई जिस इंसान की, उसके आने से देखिए फर्क तो पड़ेगा। लेकिन वो अपने आप को देखिए, फिर ये जो है ना, कितने दिन रह गए, मेरे ख्याल 15 दिन रह गए हैं। 25 तारीख को तो चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा ना। जी 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 बिल्कुल, 25 को तो बंद हो गया, रह गए 15 दिन। 15 में से भी अगर वो 4 या 5 दिन अपने कैंडिडेट को अनाउंस करने में लगा देते हैं, तो एक यानी कि पूरे अपने बालागढ़ विधानसभा का कह लीजिए या बड़ा मेयर जो पद का जो यानी कि चुनाव क्षेत्र है, उसका एक बार दौरा लगाना ही मुश्किल है। तो ये जितने भी बड़ी पार्टियां थी या बड़े नाम थे या बड़े दमदार थे, उनको अपने उम्मीदवार जल्द से जल्द अनाउंस करने पड़ेंगे। देखिए जनता बहुत जागरूक हो चुकी है। मैं शर्मा जी के इलेक्शन के बारे में पूछ रहा हूँ। वही कह रहा हूं ना, उनके आने से देखिए, उनके आने से फर्क तो पड़ेगा। अगर वो इलेक्शन में अपना कैंडिडेट उतारते हैं तो कई समीकरण बदलेंगे, कुछ लोग इधर जाएंगे, कुछ उधर जाएंगे। और सबसे बड़ी बात थी जो पिछले चुनावों में शर्मा जी के कुछ जो अपने उनके कार्यकर्ता थे वो बीजेपी में गए जी, उनकी क्या भूमिका? कुछ कार्यकर्ता तो बीजेपी में जो चले गए, वो ज्वाइन कर गए, वो बीजेपी से वापस थोड़ी आएंगे। जिनको पद दे दिए, जिनको दावेदारी दे दी, वो कैसे छोड़ के वापस आएंगे? चलिए, ये तो भविष्य के गर्व की बात है। शर्मा जी, एक चीज और मैं आपसे बात करूं कि आपने कहा कि भाजपा के कई जैसे गुप्त सूत्रों से मिलते ही हैं लोग, बात करते हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता से मेरी कल रात बात हुई। वो प्रोग्राम में सीधा आने को तो अभी तैयार नहीं है, लेकिन बात जरूर कर लेते हैं। वो कहते हैं हमारा तो बूथ लेवल पे इतना स्ट्रांग होल्ड है कि अगर हमें 1-2 दिन भी मिल जाए, 1 दिन भी मिल जाए, हम तो तब भी इलेक्शन जीते हुए हैं। देखिए वालिया साहब, पार्षद का और मेयर का इलेक्शन बिल्कुल अलग होता है। एमएलए, यही बात हमने कही उनसे। एमएलए और एमपी से कहते हैं हम तो जीते हुए हैं भाई। एमएलए और एमपी से अलग होता है। अगर उनके उम्मीदवारों में देखिए, उम्मीदवार देखने पड़ेंगे पहले, रातों रात कुछ नहीं हो सकता। अगर आपके उम्मीदवार बढ़िया हैं, समाज से जुड़े हुए हैं, देखिए पार्षद का और मेयर का चुनाव जो है एक पारिवारिक नाते होता है। भी क्या वो मेरा ये काम करेगा, क्या मैं आधी रात को उसके बाद जाऊंगा वो मेरा ये काम कर देगा? आधी रात को कोई काम पड़ सकता है, क्योंकि देखिए अपने बड़े निजी स्तर के काम होते हैं। चलिए खैर, ये तो 4-5-6 नाम हमने मेन लिए हैं। हमारे फिर सिंगला जी लिख रहे हैं आप दोनों के लिए ही है भाई। मैं भी बीच में ही आज तो रगड़ा जा रहा हूँ आपके, क्योंकि मैं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज गया था थोड़ा सा देखने। फर्स्ट टाइम मैं निकला हूँ घर से बाहर। ये लिख रहे हैं निजी, आपने कहा था ना ये कोई निजी मामला है कैंडिडेट का, उन्होंने कहा ये निजी मामला नहीं है। आज भी बलबीर जी के प्रोग्राम में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें रोटरी के मेंबर आगे हैं, ना कि उनके एरिया के या आम जनता वहां देखने को नहीं मिली। ये कुछ है ऐसा वहां? मुझे तो अभी उनकी, मैंने बोला ना कि अभी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है उनकी, तो अभी उन्होंने जो राजनीतिक कैरियर की, शायद मैं पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी उनकी। तो जहां तक रोटरी क्लब के मेंबर हैं उनके पास आए, रोटरी क्लब में क्या चल रहा है, मेरा मतलब है रोटरी क्लब एक निजी मामला है, इससे हमारे से या देखिए जो भी इलेक्शन में खड़ा होगा वो तो हर एक अपनी पार्टियों को, अपने दोस्तों को साम दाम दंड भेद यही कहते हैं। हर तरह के लोग आएंगे। अब उनका कोई वो रोटरी क्लब में कोई निजी मामला चल रहा है, इसके बारे में मैं ना जागरूक हूँ, ना ही मेरा कोई, मैं क्लब कल्चर से बहुत दूर हूँ, तो इसलिए इसके बारे में कुछ ज्यादा कमेंट नहीं कर सकता। और सिंगला जी, एक सोमरस तो ऐसी चीज बनी है जो हमारे पुराने युगों से, हमारे क्या देते हैं, त्रेता द्वापर सतयुग से ही चलती आ रही है सोमरस। तो देवताओं से चली आ रही है, देवताओं से, चाहे राक्षसों में अब कहने लग गए हम, शुरू तो देवताओं ने की थी। चलिए खैर, अच्छी चीज है, अच्छी। अगर दूध भी हम ज्यादा पी लें वो भी खराब करता है, रोटी ज्यादा खा लें वो भी खराब करता है। ये तो सोमरस है। इलेक्शन में चाहे रोटरी हो, चाहे लॉयन हो, चाहे आम जनता हो, देखिए सोमरस तो चलेगा ही चलेगा। आजकल तो आप रीना जी, आप मेरे से ज्यादा विद्वान हो, अब तो लेडीज की अलग अलग टकीला पार्टी है, ऐसी शुरू हो गई हैं जो चलती हैं। खैर, हिंदुस्तान है, बदल रहा है, हमारा भारत महान है, हर एक तरह की यहाँ पर लोकतंत्र, सबको अपनी तरह जीने का अधिकार है। बिल्कुल बिल्कुल। वो उनका कोई कैसे क्या खाता पीता है उनका निजी मामला है।
नहीं, निजी मामला तब तक होता है जब तक हम घर में बैठ के कर रहे हैं। अगर हम पब्लिक के लिए पब्लिक में आके बात करने लग जाएं कि मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं या मैंने किसको वोट, मैं तब वोट दूंगा जी, पहले मेरे लिए कुछ करो, तो ये फिर पब्लिक का नहीं मामला होता। राजनीति में ये सब, आप भी वालिया साहब बहुत समझदार व्यक्ति, राजनीति में सब शुरू से चलता आया है। ये किसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं बोले तो अच्छा है। चलिए शर्मा जी, लास्ट में आधे मिनट में आप क्या कहेंगे, फिर समाप्त करते हैं। देखिए वालिया, सबसे पहले तो मैं आज पंकज छाबड़ा जी को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, जो हमारे आमंत्रण पर अपने चैनल दीप एक्सप्रेस न्यूज। वालिया जी, मैं तो उसको अपना चैनल कहता हूँ। आपने एक ऐसा चैनल बना दिया जिसमें समाज का कोई भी व्यक्ति या किसी भी क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति कभी भी आकर अपनी बात रख सकता है जी। तो जैसे आपने मुझे कहा, मैंने पंकज छाबड़ा जी को कहा, ये देखिए भाईचारे का चैनल है। जी जी जी, भाईचारे के नाते यहाँ बात होती है और सकारात्मक बात होती है। देखिए पॉइंट तो उठते हैं, जो सार्वजनिक जीवन से जो लोग व्यक्ति जुड़ जाता है तो उसके बारे में बातचीत तो लोग करते भी हैं और बातचीत होगी भी। देखिए वो तो एक अलग वो है, लेकिन जहां तक मैं अपने सबसे पहले तो चैनल को भी बधाई दूंगा, फिर पंकज छाबड़ा जी को बधाई दूंगा जिन्होंने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया और अपने मन की बात यहाँ रखी जी। और मैं फिर देखिए, जो हमारा मूल काम है संस्कृति से जुड़े हम लोग हैं, और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य जब तक बढ़िया नहीं होगा, देखिए कलाकार जो है बड़ी बड़ी राजनीति चेंज कर देता है, बेबाकी से अपनी बात कहने वाला होता है, और हर कला के कई क्षेत्र हैं, उसमें ये नहीं कि सिर्फ गाना बजाना ही है, उसमें ये है कि कोई अपना नाट्य शास्त्र से भी जुड़ा है, कोई अपना रंग शास्त्र से भी जुड़ा है, कोई पेंटिंग से भी जुड़ा है, कोई साहित्य से भी जुड़ा है, कोई कलमी लेखनी से भी जुड़ा है। जैसे आपने ना जाने कितनी किताबें, मेरे ख्याल मुझे लगता है 8-10 किताबें तो शायद आपने भी लिख दी। हाँ जी बिल्कुल। इन्होंने तो ये भी कला का साहित्यकार लोग हैं, सबको राजनीति के साथ जुड़ना चाहिए और राजनीति के साथ जुड़ना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। देखिए वालिया साहब, मैं कहता हूँ ना, राजनीति को कोई बुरा नहीं कह सकते हम। राजनीति के आसपास ही हमारा सारा जो देश की अर्थव्यवस्था कह लीजिए, वो भी राजनीति लोग उसका डिसीजन लेते हैं। हमारे देश की सामाजिक चीज़ का भी राजनीति लोग डिसीजन लेते हैं, हमारे देश की संस्कृति का भी राजनीति लोग डिसीजन लेते हैं। तो क्यों ना फिर राजनीति से जुड़ा जाए और राजनीति को ठीक किया जाए। यही मेरी शुभकामना है, यही मेरा संदेश। और इससे पहले पंकज जी कुछ बुक के बारे में बात करेंगे। मैं एक चीज और बताऊं, हमारे एक साथी लिख रहे हैं, जनता को पैसे वाला या फैक्ट्री वाला मेयर नहीं चाहिए, ऐसा मेयर चाहिए जो हर तबके के लोगों से बात कर सके, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ही नहीं, आम लोगों में जाकर बात करने से चुनाव जीते जाएंगे सर। आशीष तनवर जी लिख रहे हैं, सर जी मेयर से काम जनता को ही करवाना होगा, जब तक जनता आवाज ही नहीं उठाएगी तो कोई भी काम नहीं करेगा। आशीष जी, यही बात हम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आप कह रहे हो यही आवाज उठाने की हम कोशिश कर रहे हैं। मैं आगे बताऊंगा किस तरह हम आवाज उठा रहे हैं। तरसेम अग्निहोत्री जी हमारे एक और दर्शक हैं, ये लिख रहे हैं, बीजेपी ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, क्या उन्हें किसान आंदोलन का डर है? किसान आंदोलन की वेट कर रहे हैं कि यह खत्म होगा तभी अपने कैंडिडेट मैदान में उतारेंगे, और क्या किसान आंदोलन का बीजेपी को नुकसान होगा? इस तरह की बातें हैं भाई, आपको नेचुरल। तरसेम जी, जो तरसेम अग्निहोत्री लिख रहे हैं, किसान आंदोलन आज पूरे देश में आग की तरह फैला हुआ है, ठीक है ना, हर कोई जानता है दिल्ली में क्या चल रहा है, सबको पता है। तो उसका फर्क तो जरूर उनके वोट बैंक पे सेन तो करेगा ही, ये तो मानने वाली बात है। बाकी उन्होंने पत्ते किसान आंदोलन के लिए नहीं खोले, ये बीजेपी जाहिर तरह जानती है, ये बीजेपी का और संघ का मामला है, इस बारे में हम क्या कमेंट कर सकते हैं? हाँ, ये तो उनकी पार्टी का मामला है, हाँ। और वो भी अपने वॉच एंड सी वेट एंड वॉच कर रहे हैं, बाकी के पत्ते खोलते हैं, शायद वो देख रहे हैं कौन सी बरादरी का कैंडिडेट लग रहा है, कौन लड़ेगा कैसा है, तो उसकी इंतजार कर रहे हैं शायद। और यही बात मैं पंकज जी, क्योंकि बहस जितनी मर्जी हम करी जाएं, अच्छा बहस चल रही है, हमारे व्यूअर्स लिख रहे हैं एक कि भाई इसे 5-7 मिनट इस पे और बात कीजिए आप मेयर के इलेक्शन पे। चलिए हम 2-4 मिनट देखते हैं। एक, जैसे आपने बीजेपी के कैंडिडेट्स की हमने बात की, आपने एक नाम लिया अनुभव अग्रवाल जी का, जी। और उसमें जैसे समीकरण बनता है वो ये है कि हमारी हिंदुस्तान की, हमारे भारतवर्ष की राजनीति में ये जातिगत राजनीति बहुत हैवी हो चुकी है। वो ये है कि एमएलए हमारा जो है वैश्य समाज से, अग्रवाल समाज से है, और शायद भाजपा ये सोचे कि अग्रवाल समाज से हमारा एमएलए है, चलो इस बार हम किसी पंजाबी को, किसी ब्राह्मण को या किसी अन्य जाति वाले को हम टिकट दे दें। हो सकता है, ये हमारा कयास है, हो सकता है अनुभव को भी दे दें। इसी तरह कांग्रेस ने एक बहुत बड़ी वो की आवाज कर रहे हैं दोनों, जैसे मैं तो इनको कहूंगा कि जब कोई मैच शुरू होना हो, एक वो खिलाड़ी देखता है दूसरी तरफ से कि पहले कबड्डी कौन आएगा, उसको कैसे हमने काबू करना है। वही हिसाब भाजपा और कांग्रेस में हो रहा है। कांग्रेस वाले इस बार क्या कह रहे हैं
कि भाई अगर उन्होंने कोई पंजाबी या कोई ब्राह्मण खड़ा किया, हम बनिया खड़ा कर देंगे, शायद बनिए सारे इकट्ठे हो जाएं। और एक तरफ का वो डिम्पी अग्रवाल जी, जिसको कहते हैं कि जी बहुत तजर्बा है, घाघ राजनीतिक है, उसको कमेटी का सारा पता है। सारे पते में तो आप भी जानते हो कमेटी में, सॉरी निगम में क्या हो रहा है। तो कई बातें हम जल्दी जल्दी में कह तो जाते हैं कि उसे सारा कुछ पता है। सारा कुछ में तो शर्मा जी सब कुछ आ गया कि जो आज की डेट में हो रहा है, लोग परेशान है, ये भी पता है। क्योंकि पहले वो एमसी आप रहे हैं, 2-3 बार जो एमसी रह चुके, और जो एमसीओ के टाइम ये घपलेबाजी होती रही, हम आज कह रहे हैं कि वहाँ इतना हो गया जी, इतने करोड़ों का वहाँ ये हो गया जी। तो जो एमसी पहले चुने हुए थे, चाहे वो कांग्रेस के थे चाहे भाजपा के थे, वो जिम्मेवार नहीं है उसमें। देखिए बड़े साहब, यहाँ मैं अपनी बात थोड़ी मन की रखना चाहूंगा। जरूरी है, देखिए जो वर्क दिल की बात रखिए। जो वर्क कल्चर है ना वाले साहब, कोई भी, जी जी, हम अक्सर ये कोशिश करते हैं कि वर्क कल्चर जो हमेशा ना ऊपर से बदला जाता है। हम क्या कोशिश करते हैं ना कि वर्क कल्चर नीचे से बदले जी, नीचे का एम्प्लॉय ठीक हो, नीचे का एम्प्लॉय ठीक हो, नीचे का वर्कर ठीक हो। वो भाई जब ऊपर आप वर्कर के ऊपर जो सरपरस्त बैठा है जी, अगर वही नहीं ठीक होगा तो नीचे का कैसे ठीक हो जाएगा। तो बात फिर वही आ जाती है कि जनता किन लोगों को चुनकर वहां भेजती है, नंबर 1। नंबर उससे भी पहले ये बात आ जाती है कि जो चुनाव में खड़े हुए उम्मीदवार हैं उनकी छवि कैसी है। यदि 4 उम्मीदवार ऐसे खड़े हैं, उनमें से 2 की छवि बिल्कुल पाक साफ है और 2 कुछ ऐसे छवि से है, तो जनता को सबसे पहले तो जनता की जिम्मेवारी है कि उनको साफ छवि का चुन के आगे भेजे। उसमें किसी तरह का किंतु परंतु, कोई चिन्ह, कोई ऐसा वैसा उसमें ना देखे। आप देखिए सब कुछ जनता के हाथ में होता है। अपनी मर्जी से तो कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता ना, या बन सकता है? जनता ने चुन के भेजा तो प्रधानमंत्री बना, जनता ने चुन के भेजेगी तो मेयर बनेगी, चुनेगी तो जनता ही। चलिए अंततः जनता ने क्या चुनना है, जनता अपने छोटे छोटे लालचों से, स्वार्थों से बाहर निकल कर, छोटी छोटी जातिगत व्यवस्था से बाहर निकलकर, थोड़े थोड़े धार्मिक उन्माद से बाहर निकलकर जब चुनाव करेगी तो तब जाके हम स्थिति को सुधार सकते हैं। नहीं तो बातें तो पहले भी करते थे, आज भी करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। चलिए, ये तो बहस है, जितनी मर्जी हम लंबी कर लें, क्योंकि समय का ध्यान रखते हुए आप कोई बुक्स के बारे में बात कर रहे थे, फिर हम हाँ, मैं वालिया जी बुक्स के बारे में बात कर रहा था। आपने एक बुद्धिजीवी रहे हैं और ये इलेक्शंस है, और आपने काफी सारी किताबें लिखी हैं। उनमें से हिस्ट्री ऑफ अम्बाला, अम्बाला का इतिहास, नो अबाउट अम्बाला, दास्ताने 1857, हरियाणा दी टॉर्च बैरियर 1857, ठीक है। ये काफी सारी किताबें आपने लिखी हैं और हमारा अम्बाला का सौभाग्य है। अभी मैंने आपकी बुक्स देखी, इंग्लिश की ड्राफ्टिंग देख के मुझे सरप्राइज हुआ, लेकिन ये काफी लोगों तक नहीं पहुंची। मेरा आपसे इस चैनल के माध्यम से आपसे आग्रह है कि इसको लोगों को इसके बारे में मैक्सिमाइज पब्लिसाइड करें, और जो भी मैं आपकी मदद कर सकता हूं मेरी हेल्प लें, और हम इसको मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा पाए। जी शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी छिब्बर जी। पंकज छाबरा जी, और वो छिब्बर बोल रहे थे, छिब्बर जो अर्चना छिब्बर जो इलेक्शन की दौड़ में। हाँ, इलेक्शन की दौड़ में मैं आपको ये बता दूं कि पत्ते अभी क्यों नहीं खुल रहे। अनबर अग्रवाल जी भी वैश्य समाज से रखते हैं, और उधर से डिम्पी, जिनका नाम मुझे याद आ गया, पवन अग्रवाल जी, ठीक है, जो वो भी वैश्य समाज से रखते हैं। तो अगर वो कांग्रेस से टिकट लेते हैं और वो बीजेपी से लेते हैं, अनवर अग्रवाल जी भी काफी अच्छा नाम, शहर का एक रुतबा है, लाला रामेश्वर प्रसाद जी के वो परिवार में धोते हैं और उनका कारोबार सारा संभालते हैं। उनका एक बहुत पुराना परिवार, और जी, उनका अच्छा समाज में अम्बाला के टॉप मोस्ट कॉर्पोरेट घराने में उनका नाम गिना जाता है। सुदर्शन तो जो एक बहुत बड़ा ब्रांड है, ठीक है ना, इधर नॉर्दर्न इंडिया का। तो वो एक बहुत ही मंजे हुए भी राजनीति में कोषाध्यक्ष भी हैं बीजेपी के। दूसरी तरफ पवन अग्रवाल जी भी 2 या 3 टाइम एमसी रहे हैं, और विनोद अग्रवाल के साथ बहुत एमएलए जब वो जीते थे, मैं वहीं था उस समय, उनकी बहुत सक्रिय भूमिका रही है। वो भी राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी हैं, विनोद शर्मा जी के साथ मंजे हुए खिलाड़ी हैं पवन अग्रवाल जी। तो इसलिए शायद थोड़ा सा इंतजार किया जा रहा है कि कोई दोनों में से एक पत्ता खोले तो मैं दूसरा कैंडिडेट डिक्लेयर किया जाए। बस यही थोड़ी सी स्थिति असमंजस की लग रही है मुझे। बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि ये तो चलता है, राजनीति है, हर एक अपने हिसाब से शतरंज बीत चुकी है, चाल अपने हिसाब से चल रहा है। प्यादे को मारना नहीं चाह रहे अभी, घोड़े से या उससे शह देने की कोशिश हो रही है। देखिए आगे 1-2 दिन में पिक्चर क्लियर हो जाएगी। और शर्मा जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे स्पेशल बुलावे पे, बिजी शेड्यूल में से आप समय निकाल कर चंडीगढ़ से आए। और छाबड़ा जी, मैं आपका भी, पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका भी वालिया जी, मैं सुशील जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, और आप खासकर दीप न्यूज के माध्यम से आपका,
कि भाई वालिया जी आपने अपने इस चैनल से माध्यम से मुझे अपने मन की बात कहने का एक मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत ही शायद दिल से धन्यवाद। शुक्रिया। और जैसा हमारा एक ध्येय रहा है आप लोगों के सहयोग से, ये दीप एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल तेजिंदर वालिया का नहीं, आपका अपना चैनल है। जब भी इस स्टूडियो में कोई हमारा नया मेहमान आता है, पहली बार आकर बात करता है, तो आप लोगों के सहयोग से हम उसे सम्मानित करते हैं और हम अपना दीप एक्सप्रेस न्यूज़ का एक जो हमारा ध्येय है, हम क्या चाहते हैं, हम उनको ये एक बात और वालिया साहब मैं कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि हम संस्कृति की बात कर रहे थे, तो मेरी इच्छा है कि संस्कृति में हम ये सभी लोग, पुराने लोग दोबारा जुड़ें और एक नया मंच तैयार करें और एक अम्बाला में क्या संस्कृति कार्यक्रम होते रहे पहले और लाइव प्रोग्राम किस तरह के होते रहे, अम्बाला की नई आज जो युवा पीढ़ी है उसको देखने का मौका मिले और अपने आप की कला दिखाने का, कला कौशल दिखाने का मौका मिले। वो खाली चैनल तक न सीमित हो, एक लाइव दोबारा से हो। मेरी ये इच्छा है, आप इसके बारे में जरूर प्रयास कीजिएगा। नहीं, आपकी बात को मैं बड़ी करता हुआ कि उसमें ये है छावड़ा जी के हर एक काम करने के लिए हमें इंसेंटिव लेने की जरूरत होती है। आगे कौन लगे, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। अगर आप तैयार हो, महीने में एक प्रोग्राम बिल्कुल फ्री, हम महीने में एक ना करें, 6 महीने में करें, मेरा तन मन धन से हमेशा मैं जो बात कर रहा हूँ, हम ऐसा एक प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं, हमें उसके स्पॉन्सर की जरूरत है। कोई ज्यादा वो नहीं हमें चाहिए कि एक कलाकारों का प्रोग्राम, जैसे शर्मा जी से मेरी बात हुई थी, ये महीने में 15 दिन में एक महीने में 2 प्रोग्राम ये करने के लिए तैयार हैं कि आर्टिस्टों का, वो प्योर आर्टिस्टों का प्रोग्राम होगा। आर्टिस्टों के बारे में जानकारी दी जाए, चाहे उसमें कोई गजल गायक है, चाहे सूफी घराने का है, चाहे कोई पॉप सिंगर है, चाहे कोई आर्टिस्ट है, कोई स्टेज आर्टिस्ट है, उसको बुला के स्टूडियो में सम्मानित किया जाए, उसकी परफॉर्मेंस यहाँ दवाई जाए। तो वो प्रोग्राम मैं चाहता हूँ छावड़ा जी कि आपके हम सपोर्ट करते हैं, आप शर्मा जी के साथ मिलके ऐसा कोई प्रोग्राम बनाए। शर्मा जी उसकी होस्ट करेंगे और जो बन पाया मैं भी करूंगा और आप भी साथ। जरूर आपकी सुझाव सुस्वागतम है, इसके बारे में जरूर कोई प्रयास करूंगा और शर्मा जी से मिलकर कोई रूपरेखा तैयार करें। हाँ, और बहुत जल्दी हम इसकी खुशखबरी आपको सुनाएंगे। और जैसा मैंने कहा, जो भी हमारे स्टूडियो में हमारा मेहमान आता है, हम उसे मोमेंटो और ये मेडल डालकर उसको सम्मानित करते हैं। आज हमारा सौभाग्य है कि पंकज छावड़ा जी हमारे साथ आए। थैंक यू सर। थैंक यू। और इसी के साथ मैं तेजिंदर वालिया, शर्मा जी और छावड़ा जी के साथ आपसे इजाज़त लेता हूँ। नमस्कार।